Hello everybody, welcome back to the Rapid Revision series. In this particular video, we will be dealing with two chapters, and the two chapters that we picked up today is excretory products and its elimination, followed by locomotion and movement. So as you know, the human physiology basically comprises of 6 chapters, so we'll be catering to 2 chapters per video. Okay, so this is excretory products and its elimination, breathing and exchange of gases, along with body fluid and circulation combined has been dealt with in the first video. So here is video number 2, and now without any further ado, let's begin. Excretory products and its elimination. Since it's a quick revision, we'll keep the pace relatively faster. अब देखो excretion बच्चे क्यों होता है, like why do you need to excrete out? Excrete होता है बॉडी से बाहर निकालना. क्यों निकालना है लेकिन? So it's because, see, one second, it's due to metabolism or excess ingestion of certain substances, some nitrogenous waste जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और कुछ आयन्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, they can be accumulated in excess which needs to be constantly removed from the body, and this process is called as excretion. अब ये तो हो गई एनसीईआरटी की डेफिनेशन. नाउ लेट्स एक्चुअली अंडरस्टैंड. कभी कभी क्या होता है ना, बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के तहत, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो अमोनिया जनरेट होता है, राइट. देयर इज अ लॉट ऑफ अमोनिया विच गेट्स जनरेटेड. उसके अलावा या फिर लेट्स से आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से देयर इज एक्सेस एक्यूमुलेट, जिसको तोड़ने की वजह से जिसको जब बॉडी में जिसका ब्रेकडाउन करा गया, तो बहुत सारा यूरिया या यूरिक एसिड या अमोनिया या और भी कई सारे जो आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एक्यूमुलेट होने लगे बॉडी में. Because these are not good for the body, they are toxic. They're either completely toxic and they're partially toxic. तो या तो इन्हें completely remove करना पड़ता है, partially remove करना पड़ता है. इसी प्रोसेस को excretion बोलते हैं. मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या क्या है हमारे पास? We have ammonia, we have urea and we have uric acid. On the basis of excretory products, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा excretory product excrete out कर रहा है. हमारे पास 3 तरीके के एनिमल्स है. वी हैव मोनोटेलिक एनिमल्स, वी हैव यूरियोटेलिक एनिमल्स एंड देन वी हैव यूरिकोटेलिक एनिमल्स. अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. अमोनोटेलिक बच्चे जैसे हम बात करें, वो एनिमल्स विच एलिमिनेट आउट अमोनिया, वो एनिमल्स अमोनिया एलिमिनेट आउट करता है, अमोनोटेलिक हो गए. वो एनिमल्स जो यूरिया एलिमिनेट आउट करते हैं, दे आर यूरियोटेलिक. और वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड एलिमिनेट आउट करते हैं, दे आर यूरिकोटेलिक. ठीक है. अब यूरिको में ध्यान रखना, यूरियो इज यूरिया एंड यूरिको कम्स फ्रॉम यूरिक एसिड, राइट. अब देखो, अमोनोटेलिक बेसिकली अमोनिया जो होता है ना, अमंग द 3 नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक. ठीक है. अमोनिया को अगर हम कंपेयर करें यूरिया से, तो अमोनिया इज़ 1 लाख टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया. ठीक है. और अमोनिया को रिमूव करने के लिए ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. तो बहुत पानी चाहिए होता है. तो इतना पानी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना, राइट. हमारे सेल्स में 70 से 90% पानी ही है, राइट. एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दैट मच ऑफ वाटर. तो हम तो मोनोटेलिक नहीं होता. मोनोटेलिक कौन है इतना पानी लूज़ करना अफोर्ड कर सके? बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जिनके इर्द गिर्द पानी ही है. अगर वो लूज़ भी कर लेंगे तो एसिड को मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं. तो यूजुअली एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट आउट अमोनिया, जैसे कि एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए. ठीक है. अब दिस सी हाउ डू यू ड्रॉ द पैरेलल्स. एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो होते हैं वो मोनोटेलिक होते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं. इन द सेम वे एक्वेटिक एम्फीबियंस जो होते हैं वो मोनोटेलिक होते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो होते हैं वो यूरियोटेलिक. ठीक है. ऐसी टैडपोल का लार्वा एक्वेटिक होता है तो मोनोटेलिक होता है, लेकिन एक्चुअली में फ्रॉग जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है हमारी तरह. ठीक है. उसके अलावा बोनी फिशेज जो होती हैं, ऑस्ट्रिच जिन्हें बोला गया, वो मोनोटेलिक होती है, लेकिन कार्टिलेजिनस फिशेज जो होती हैं, कॉन्ड्रिक्सीज, दे यूजुअली फॉर द यूरियोटेलिक. और हम भी मैमल्स यूरियोटेलिक होते हैं. जैसे भी यूरिकोटेलिक की अगर बात करूँ, तो जैसे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स का हमने पढ़ा. उसके अलावा बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड लैंड स्नेल्स भी यूरिकोटेलिक होती हैं. एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो देखो अलग. अब देखो, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हमारा ये यूरिनरी सिस्टम जो आज के टाइम में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं यही डेवलप हो गया. नहीं, ऑफकोर्स इससे पहले कई सारे और स्ट्रक्चर्स आए होंगे, राइट. सो जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया, तो यहाँ पर कुछ प्रिमिटिव एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में मेंशन है, तो उन्हें पढ़ते हैं. यूजुअली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या है? सबसे पहले मेंशन है प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल. पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, किसके में? पी फॉर फाइलम प्लैटीहेलमिंथस. प्लैटीहेलमिंथस में भी प्लेनेरिया, जिसके पास हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है. ड्यूगेशिया बोलते हैं प्लेनेरिया को. सो प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल, सीन एंड प्लैटीहेलमिंथस एग्जाम्पल है प्लेनेरिया या ड्यूगेशिया. उसके अलावा कुछ एनालिज. उसके अलावा पी फॉर प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्रोटोकॉर्डेट्स हमने पढ़ा था. फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप्स थे. एक तो प्रोटोकॉर्डेट्स, एक था यूकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर हमारे पास थे यूकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स. तो प्रोटोकॉर्डेट्स में, सेफेलोकॉर्डेट्स में एक एग्जाम्पल था ब्रैंकियोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम लैंसलेट और एम्फिऑक्सिस भी है. तो ये एग्जाम्पल हो गया. उसके अलावा कुछ रोटिफर्स यानी जू प्लैंक्टन. ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया. फिर अगर मैं बात करूँ नेफ्रीडिया में बच्चे अर्थोम आ जाता है.
बहुत कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम्पल था अर्थवॉर्म, ठीक है। उसके अलावा बाकी एनालिथ, तो मोस्टली एनालिथ में नेफ्रीडिया दिखता है, कुछ में आपको प्रोटोनेफ्रीडिया भी दिख सकता है। एंटेरियरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्रस्टेशियंस में एक्चुअली आपको एंटेरियरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड दिखते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा कई सारी अलग अलग उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन है ना, फाइलम मतलब क्लास क्रस्टेशिया, डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो उसमें क्रस्टेशियन जैसे प्रॉन जो स्पाइडर्स वगैरह आ जाता है, क्रस्टेशिया में एंटेरियरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलता है। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स किसमें देखने को मिलते हैं? इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट जिसके कॉकरोच वगैरह हो गए उनमें मैल्फिजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो फिर आ जाते हैं सबसे एडवांस हमारे केस में होती है किडनीज। तो बेसिकली अगर वर्टिब्रेटा की बात करो, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की, उसमें यूजुअली फिशेस को आप हटा दो, फिशेज को हटा दो, हम सबके पास बाकी amphibians, reptiles, apes and mammals, we all have kidneys. We all have kidneys for excretion. Okay. Now let's study about the human excretory system. Human excretory system में बच्चे we have a pair of kidneys. Right kidneys होती है relatively lower होती है than the left kidney. Why do you say so? It's because of the presence of liver. यहाँ पे right side पे बच्चे हमारे पास क्या होता है? Right side पे we have the presence of liver. राइट किडनी यूजुअली लोअर होती है देन द लेफ्ट किडनी। उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपको दिख सकता है किडनी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बोला दीज आर अ पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स कॉल्ड एज किडनी हैंड्स, ठीक है। अब देखो किडनी में एक्चुअली जो ब्लड वेसल ब्लड लेके आ रही है, किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, वो एक्चुअली में रीनल आर्टरी है। और वो ब्लड वेसल जो एक्चुअली में किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वो एक्चुअली में क्या है? दो ज़्यादा रीनल वेन्स, ठीक है। और जो रीनल आर्टरी रीनल वेन्स है, किसकी एक्चुअली ब्रांचेज? अगर आप देखो ये रहा इंफीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा की ही ब्रांच है एक्चुअली में रीनल वेन, इंफीरियर वीना केवा की ही ब्रांच है रीनल वेन। और यहीं पे अगर आप देखो डॉर्सल एओर्टा जो होता है, डॉर्सल एओर्टा की ही एक्चुअली में ब्रांच है अपनी रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ डॉर्सल एओर्टा होंगी, ठीक है। फिर अब बच्चे बात करूँ मैं किडनी की, तो किडनी से वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, किडनी से निकलते हैं एक पेयर ऑफ यूरेटर्स, राइट। किडनी से निकलते हैं पेयर ऑफ यूरेटर्स विच ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू अल्टीमेटली एलिमिनेटेड आउट। ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या है? वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, एक पेयर ऑफ किडनीज हमें देखने को मिला, उसके अलावा एक पेयर ऑफ यूरेटर्स, उसके अलावा एक यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में एक यूरेथ्रा, ठीक है। अब एक एक की बात करें, किडनीज़ के बच्चे अगर बात करूँ तो किडनीज जो होते हैं दे लाइंग क्लोजर टू द डॉर्सल वॉल, ठीक है। जो हमारी डॉर्सल वॉल होती है, आगे वाली साइड जो होती है वेंट्रल साइड, पीछे वाली साइड वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंट है, पीछे वाली साइड इज द डॉर्सल साइड। तो किडनीज यूजुअली थोड़ी डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, दे आर मोर क्लोजर टू द डॉर्सल वॉल इन कंपैरिजन टू द वेंट्रल वॉल। लेंथ की अगर मैं बात करूँ किडनी के 10 से 12 सेंटीमीटर, अगर लंबाई में बात करूँ 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करूँ विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर, सो लेंथ इज 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस मोटाई की बात करूँ तो थिक कितनी मोटी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर। और वेट की बात करूँ तो 120 से लेकर 170 ग्राम, ठीक है, 120 to 170 ग्राम्स। उसके बाद लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, T12 एंड L3 बच्चे, ठीक है। तो लोकेशन किस किस के बीच में? लास्ट थोरैसिक जो T12 है एंड थर्ड नंबर वर्टिब्री के बीच में एक्चुअली प्रेजेंट होती है। किडनी के बच्चे आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? किडनी के अराउंड जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, तो विच इज़ अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये है आपको बाहर की तरफ ये जो कवरिंग दिख रही होगी अराउंड द किडनी, दिस इज एक्चुअली द रीनल कैप्सूल, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इंटरनली किडनी, आप देखोगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इंटरनली किडनी इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। लेट मी शो यू अ बेटर इमेज, ओके, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी इफ आई कैन पेस्ट इट, ओके। सो डेफिनेटली वी हैव इट हियर। अब इसके थ्रू मैं आपको समझा ज़रूर सकती हूँ, राइट। और लेट मी जस्ट एक्चुअली जूम इन एंड पुट इट हियर, राइट हियर, ठीक है। सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट पैरेलली, दिस इज अ बेटर डायग्राम, राइट। अब देखो किडनी के अराउंड ये जो ब्राउन कलर की आपको कवरिंग नजर आ रही है, ये तो अपनी रीनल कैप्सूल होगी। अब इंटरनली किडनी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, द आउटर पोर्शन इज द रीनल कॉर्टेक्स। तो आउटर रीजन होता है वो क्या होता है बच्चे? पिंक कलर से जो आपको नजर आ रहा है आउटर रीजन, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज द रीनल मेड्यूला। सो ऐसे डिवाइडेड है कुछ 2 हिस्सों में। बाहर की तरफ ये जो हिस्सा प्रेजेंट है द आउटर साइड, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है दिस इंटरनल पोर्शन, दिस इज एक्चुअली द रीनल मेड्यूला। अब जो आप रीनल मेड्यूला की अगर बच्चे में बात करें तो रीनल मेड्यूला में आप देखोगे जो मेड्यूला है वो कुछ एक्चुअली में फैन शेप स्ट्रक्चर्स, जिनको हम पिरामिड्स बोलते हैं, रीनल पिरामिड जैसे फैन शेप स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो दीज आर कॉल्ड एज मेड्यूलरी पिरामिड, जिनको हम रीनल पिरामिड या मेड्यूलरी पिरामिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस हर मेड्यूलरी पिरामिड से, या अगर मेड्यूलरी पिरामिड, तो मेड्यूलरी पिरामिड से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको निकलते हुए नजर आएंगे जिनको हम माइनर क्लाइसिस बोलते हैं। और ये माइनर क्लाइसिस आपस में फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं? ये आपस में फ्यूज़ करके मेजर क्लाइसिस बना लेते हैं। देखो ये आपस में फ्यूज़ करके क्या बना लेते हैं? मेजर क्लाइसिस बना लेते हैं। सो वी हैव माइनर क्लाइसिस, वी हैव मेजर क्लाइसिस, ठीक है। और अल्टीमेटली सारे क्लाइसिस खुलते हैं इस कॉमन स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस फनल शेप स्ट्रक्चर में। जो फनल शेप का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो फनल शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इस फनल शेप स्ट्रक्चर को बच्चे क्या बोलते हैं? फनल शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस, दिस ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है।
और इस पे जो एक्चुअली में नॉच है, हाइलम इज बेसिकली द कॉन्केव पार्ट जो है एक्चुअली में किडनी का, उसमें एक नॉच है, एक स्कार टिश्यू, एक नॉच प्रेजेंट है जिसके थ्रू एंट्री हो रही है ब्लड वेसल्स की, एंट्री और एग्जिट हो रही है ब्लड वेसल्स की, जो यूरेटर्स हैं उसकी एंट्री एग्जिट हो रही है. सो यू नो दिस पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज द हाइलम एंड दिस इज द यूरेटर. ओके, अब आप देखो, अब ये जो है हमारा कॉर्टेक्स जो पिंक कलर का पोर्शन बताया मैंने देखा यूजुअली आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, बट कभी कभी क्या होता है ना, ये जो अपना ये रीनल कॉर्टेक्स है कभी कभी दिस एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स. ये मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में देखो एक्सटेंड हो गया, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड हो रहा है कि नहीं, आप देख सकते हो कि बीच बीच में आ गया मेडुलरी पिरामिड्स के. नाउ दिस रीनल कॉर्टेक्स व्हिच इज एक्सटेंडिंग बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनआई. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ये क्लियर है सब? चलो ठीक है. नाउ लेट मी जूम इट आउट इन केस. ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं अगले स्ट्रक्चर की बात करूँ, नाउ वी हैव, अब हम किडनी से मूव ऑन करके नाउ वी मूव ऑन टू यूरिनरी ब्लैडर. यूरेटर्स की हमने बात नहीं की. हाँ, यूरेटर्स तो एक्चुअली हम अल्टीमेटली यूरिन को कैरी करेंगे और कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर पे लेके आएंगे. यूरिनरी ब्लैडर की अगर मैं बात करूँ तो यूरिनरी ब्लैडर जो है बेसिकली उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज डिट्रूसर मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिट्रूजन. जो किसमें मदद करती है बच्चे? द प्रोसेस ऑफ डिट्रूजन. यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली हैज डिट्रूसर मसल्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिट्रूजन. डिट्रूजन क्या होता है? पैसेज ऑफ यूरिन, राइट. तो डिट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और यूरिन को पास करने में मदद करती है. अगर मैं ब्लैडर की बात करूँ ना, और यहाँ पर अगर ब्लैडर है तो ब्लैडर में आप देखो एक अंदर की तरफ स्फिंक्टर होता है, एक बाहर की तरफ स्फिंक्टर होता है. जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ना बच्चे, वो इनवॉलंटरी होता है. ठीक है, यूजुअली जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है अंदर की तरफ वो इनवॉलंटरी होता है और बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो वॉलंटरी होता है. ठीक है, ये हो गया. उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ फिर अपना आ जाता है इसके बाद ब्लैडर के बाद अपना यूरेथ्रा. अब यूरेथ्रा जो होता है ना उसका साइज़ काफ़ी डिफर करता है. मेल्स में यूरेथ्रा काफ़ी लंबा होता है, लाइक इट एक्सटेंड्स थ्रू द एंटायर पीनिस, राइट. इट कुड बी 20-25 सेंटीमीटर लॉन्ग. मेल्स में 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है अपना ये यूरेथ्रा. वेरस फीमेल्स में अगर मैं बात करूँ, फीमेल में सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर. मेल्स में यूरेथ्रा जो होता है इट कैन कैरी बोथ यूरिन as well as semen but only one at a time of course. ठीक है, यूरिन भी कैरी करता है यूरेथ्रा और सीमेन भी कैरी करता है and hence it is called as urinogenital duct in the case of males. बट यहीं पे बच्चे अगर बात करूँ फीमेल्स में it only carries urine. उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ ईच किडनी, हर किडनी में एक्चुअली में अप्रॉक्सीमेटली वी हैव 1 बिलियन नेफ्रॉन्स. 1 बिलियन नेफ्रॉन्स, इनको हम 1 बिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं. अप्रॉक्सीमेटली बच्चे अगर हम बात करें ईच किडनी हैज़ 1 बिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और 1 बिलियन नेफ्रॉन्स. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट. अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करूँ तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट है किडनी की. नेफ्रॉन फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी हैव द ग्लोमेरुलस एंड देन वी हैव द रीनल ट्यूब्यूल. ग्लोमेरुलस में बच्चे हमारे पास क्या आ जाता है? ग्लोमेरुलस इज बेसिकली टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, राइट. मैंने क्या बोला? रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी जो है एक्चुअली में रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी की अगर मैं बात करूँ तो रीनल आर्टरी क्या है? ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी. रीनल आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी. ठीक है, रीनल आर्टरी फर्दर ब्रांच करती है एफरेंट आर्टीरियोल में. आर्टरीज जो है फर्दर ब्रांच करती हैं आर्टीरियोल में. तो जो रीनल आर्टरी है फर्दर ब्रांच करती है एफरेंट आर्टीरियोल में. ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल जो होता है वो फर्दर ब्रेक डाउन कर जाता है इनटू अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिनको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. ठीक है, और ये एग्जिट करती है इफरेंट आर्टीरियोल. ठीक है, फिर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्या कहलाएगा? ग्लोमेरुलस. अब उसके बाद आता है अपने पास रीनल ट्यूब्यूल्स में. रीनल ट्यूब्यूल्स में सबसे पहले अपने पास आ जाता है कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेन्स कैप्सूल, फॉलोड बाय दिस पीसीटी विच इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. देन वी हैव दिस लूप. ये जो लूप है अपना ये वाला यू शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले. ठीक है, लूप ऑफ हेनले की 2 लिम्स होती हैं. ये जो नीचे की तरफ जा रही है दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और ये वाली जो है दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. देन वी हैव द डीसीटी फॉलोड बाय डीसीटी, और डीसीटी के बाद बच्चे अपने पास क्या है? डीसीटी फाइनली ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. अब कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली में ऑन द कलेक्टिंग डक्ट जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन. बिकॉज आप देखोगे जैसे ये वाला नेफ्रॉन जो है अल्टीमेटली ओपन करा इस कलेक्टिंग डक्ट में. यहाँ आप देखोगे यहाँ पे भी किसी का डीसीटी होगा जो अल्टीमेटली ओपन करा होगा इस कलेक्टिंग डक्ट में. सो मेनी डीसीटीज ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स इज ओपन इनटू अ कॉमन कलेक्टिंग डक्ट. सो विच इज आई से दैट कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल नेफ्रॉन. ओके, सो रीनल ट्यूब्यूल में बस बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट आ गया. अब नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ इनमें इन पार्ट्स की लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि ग्लोमेरुलस हो गया अपना, पीसीटी और डीसीटी, दे आर एक्चुअली लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन. ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर को ना कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूँ, लेट्स इफ आई पुट अ डिमार्केशन, नो नॉट लाइक दैट, 1 सेकेंड, इफ आई पुट अ डिमार्केशन समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इफ आई पुट अ डिमार्केशन समथिंग लाइक दिस, तो मान लो ऊपर वाला रीजन जो है वो कॉर्टेक्स है, आउटर रीजन,
और जो अंदर वाला रीजन है वो है मेडुला। तो अब आप मुझे बता सकते हो किस किस की लोकेशन कहाँ है। अगर आप ग्लोमेरुलस को देखो या बोवेंस कैप्सूल को देखो या फिर आप एक्चुअली पीसीटी को देखो या डीसीटी को देखो, ये कहाँ प्रेजेंट है? दे आर लाइंग परफेक्टली इन द कॉर्टेक्स रीजन। बट यहीं पे अगर मैं बात करूँ लूप ऑफ हेनले की, लूप ऑफ हेनले लाई करता है मेडुला वाले रीजन में। और जो अगर मैं बात करूँ कलेक्टिंग रख की, कलेक्टिंग रख तो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स इनटू द मेडुला। तो यही बताया गया। आप देखो ग्लोमेरुलस हो गया, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, दे आर लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन। 1 सेकेंड, दे आर एक्चुअली लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन, ओके। Whereas if you talk about loop of Henle, it's located in the medulla or collecting that extends cortex up to medulla, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, देखो ग्लोमेरुलस, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोवेंस कैप्सूल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको मैल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल बोलते हैं। सो ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोवेंस कैप्सूल, इट इज़ कॉल्ड एज मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल, ठीक है। कंफ्यूज मत कर देना, ठीक है। मैल्फिजियन कॉर्पसल मत कर देना, मैल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल, इन दोनों को साथ में बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चे अगर बात करो बोवेंस कैप्सूल की, बोवेंस कैप्सूल एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको पता है नॉट वेरी एविडली इस डायग्राम में दिख रहा होगा। हम जस्ट ट्राइंग जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। अब ये बोवेंस कैप्सूल कुछ ऐसे दिखता है, राइट। अगर आप देखो एक्चुअली में ऐसा कुछ कप शेप स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये जो बाहर वाली लेयर है, द पेराइटल लेयर, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज द पेराइटल लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जो पेराइटल लेयर, द आउटर लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और जो अंदर वाली लेयर होती है, अंदर वाली लेयर विच इज़ द विसरल लेयर, ठीक है, वो बनी होती है एक्चुअली बनी तो वो भी स्क्वामस एपिथेलियम से। वहाँ पे जो सेल्स है ना, they are also squamous cells but they are a little modified. The squamous cells, they have modified themselves a bit, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। If I could show it to you, just give me a moment. वहाँ पे ना सेल्स बच्चे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। मान लो अगर ये अंदर वाली लेयर है तो सेल्स ना कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। वहाँ पे जो स्क्वामस सेल्स है दे हैव काइंड ऑफ मॉडिफाइड देमसेल्व्स अ बिट, ठीक है। सो दीज स्क्वामस सेल्स दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। इन स्क्वामस सेल्स को हमने क्या बोला? इनको हमने बोला पोडोसाइट। और ये जो एक्सटेंशन इसमें से निकल रही है, दिस इज कॉल्ड एज अ पेडिसिल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ पेडिसिल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पेडिसिल्स, और दो सक्सेसिव पेडिसिल्स के बीच का डिस्टेंस ये कहलाता है फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन स्लिट, जिसके थ्रू एक्चुअली में चीज़ें छन के इधर आएंगी। किस में आएंगी? पीसीटी में आएंगी, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चे? चलो आ जाओ, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स की, ठीक है बच्चे। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। हमारे पास दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं, विद कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड विद जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स। मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स जो होते हैं बॉडी में, लगभग 85% आउट ऑफ 100 वी हैव कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द रिमेनिंग 15% आर एक्चुअली में जक्सामेडुलरी। अब होते क्या हैं ये कॉर्टिकल और जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स? अगर मेरा डायग्राम होता तो आई वुड बी एबल टू शो यू बेटर, बट है यहाँ पे देखो, नॉट एक्जैक्टली डायग्राम, बट देखो अगर मान लो ये आपका वो है, लेट्स से क्या है ये लेट्स से इमेजिन ये है हमारा मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। अब आप देखो कि यहाँ पे ना दो तरीके के हमारे पास नेफ्रॉन्स है। एक जिनका लूप ऑफ हेनले काफ़ी छोटा है, ठीक है, एंड इट सुपरफिशियली पेनिट्रेट्स द मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड को सुपरफिशियली पेनिट्रेट कर रहा है, बट देन देयर आर नेफ्रॉन्स जिनका जो लूप ऑफ हेनले वो डीपली पेनिट्रेट इनटू द मेडुला, ठीक है। एंड सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होता है? जिनका लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, सुपरफिशियली पेनिट्रेट करता है मेडुला में, but then there are juxtamedullary nephrons जिनका loop of Henle is quite long and prominent and deeply penetrates into the medulla, ठीक है। अब क्योंकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है इनका लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, तो इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स जिनमें हम वासा रेक्टा बोलते हैं वो या तो एब्सेंट होंगी या पुअरली डेवलप्ड होंगी। बट क्योंकि जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स की केस में अगर मैं बात करूँ तो उनका जो ये है लूप ऑफ हेनले वो क्वाइट वेल डेवलप्ड है, तो इसके अराउंड ना बहुत अच्छा आपको प्रोमिनेंट एक्चुअली में नेटवर्क दिखता है ब्लड वेसल्स का, जिनको हम वासा रेक्टा बोलते हैं। तो वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड, ठीक है। एंड ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा अराउंड द लूप ऑफ हेनले, दीज जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स आर नॉट जस्ट एक्सक्रीटरी बट ऑल्सो ऑस्मोरेगुलेटरी। ऑस्मोरेगुलेटरी क्या होता है? वाटर आयनिक बैलेंस मेंटेन करने में भी मदद करते हैं, विच कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स डोंट। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स सिर्फ एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, दैट जस्ट एक्सक्रीटरी, whereas जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन्स की अगर मैं बात करूँ बच्चे, दे आर एक्सक्रीटरी as well as osmoregulatory, so excretory as well as osmoregulatory, okay। आई होप बच्चे ये तो क्लियर होगा। अब आ जाओ वासा रेक्टा की अगर मैं बात करूँ, देखो आप क्लियरली देख सकते हो बस दो तरीके की ब्लड वेसल्स है, राइट। तो एफरेंट आर्टेरियल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ब्रेक इनटू अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज विच इज ग्लोमेरुलस, एंड देन यहाँ से जो एग्जिट करती है, ठीक है, इट्स द इफरेंट आर्टेरियल। बट इफरेंट आर्टेरियल नॉट जस्ट एंड हियर, इफरेंट आर्टेरियल ना आगे जाके क्या बनाती है? 1 सेकेंड, 1 मिनट बच्चे, ये जो अरे 1 मिनट होता है इफरेंट आर्टेरियल के बच्चे अगर मैं बात करूँ, इफरेंट आर्टेरियल जैसे कि आप देख रहे होंगे ये आगे जाके क्या किस में ब्रेक डाउन करती है? आगे जाके ना पूरे जो रीनल ट्यूब्यूल्स है उसके अराउंड एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये इफरेंट आर्टेरियल फर्दर जाके क्या बना लेती है? एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जिनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं,
बट स्पेसिफिकली वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो एक्चुअली वो लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं. द ब्लड वेसल्स विच आर स्पेसिफिकली प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले दे कॉल्ड एज वासा रेक्टा. सो लूप ऑफ हेनले जो वाइट कलर से दिखाया है अलॉन्ग विद द वासा रेक्टा इज ऑस्मोरेगुलेटरी. हम देखो कि मैंने बताया जैसे कि इफरेंट आर्टेरियोल जो होती है फॉर्म्स नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, वैसे पूरे का पूरे कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है, पूरे का पूरा कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरी. बट द कैपिलरी नेटवर्क स्पेसिफिकली अराउंड द लूप ऑफ हेनले इसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. वासा रेक्टा के भी अगेन दो पार्ट्स है. वी हैव डिसेंडिंग वासा रेक्टा, ठीक है, ये है डिसेंडिंग वासा रेक्टा एंड देन यहाँ से है आपके पास असेंडिंग वासा रेक्टा. समझ में? डिसेंडिंग वासा रेक्टा अगर आप ध्यान से देखो द फन पार्ट इज जस्ट मोमेंट. जो डिसेंडिंग वासा रेक्टा है बच्चे, ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा ये पैरेलल है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के. अगर आप ध्यान से देखो डिसेंडिंग वासा रेक्टा इज एक्चुअली पैरेलल टू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. बट यहीं पर अगर बात करो असेंडिंग वासा रेक्टा की, असेंडिंग वासा रेक्टा किसके पैरेलल है? असेंडिंग वासा रेक्टा इज पैरेलल टू डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, सो डिसेंडिंग वासा रेक्टा पैरेलल टू असेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग वासा रेक्टा ये है असेंडिंग वासा रेक्टा दिस इज पैरेलल टू डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. तभी तो ऑपोजिट फ्लो होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म तभी तो हो पाता है, तभी तो ऑस्मो रेगुलेशन करा पाते हैं. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. उसके अलावा अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ जीजीए. जीजीए क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, जैसे मैंने बोला नेफ्रॉन्स एक्चुअली में जैसे हम इमेजिन करते हैं ना, ये जो हम खोल के पूरा बनाते हैं, ये पीसीटी, ये अपना लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, ये रीनल, ये अपना कलेक्टिंग डक्ट, ऐसे नहीं प्रेजेंट होता है. यूजुअली क्या होता है ना, ये जो डीसीटी होता है ना कहीं ना कहीं इस तरीके इतने फोल्डेड तरीके से प्रेजेंट होता है. अगर बोलो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल है ना, तो ये वाला स्ट्रक्चर कहीं तरीके से घूम के यहाँ आ जाता है. ठीक है, तो भाई काफ़ी फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो अब जक्साग्लोमेरुलर apparatus की अगर मैं बात करूँ, so because of the close proximity between afferent arteriole, see in detail we have discussed all of this, so you can refer to the detailed crash course, the calm course 1 videos if you want. This is a rapid revision, so we'll keep the pace accordingly, right. Still I'm trying to ensure that everything is being taken care of and everything is being covered. ठीक है, अगर मैं बात करूँ एफरेंट आर्टेरियोल की, ये एफरेंट आर्टेरियोल अब क्या होता है ना इसके पीछे घूम के आया है डीसीटी हैट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बच्चे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जो एफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स है ना, स्मूथ मसल फाइबर्स, ये मॉडिफाई हो जाते हैं, दे फॉर्म द जेजी सेल्स, जक्साग्लोमेरुलर सेल्स बना देते हैं. और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बेसिकली हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है. डीसीटी बेसिकली हैज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्या होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है. बट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस पॉइंट पे एक्चुअली में एफरेंट आर्टेरियोल के कॉन्टैक्ट में उसमें जो ये है अपने उसमें ये जो अपने क्या है, ये अपने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड बता रहे हैं, इसलिए हमने बोला मैक्युला डेंसा, राइट, मैक्युला डेंसा. तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल के जेजी सेल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के मैक्युला डेंसा टुगेदर बच्चे दीज टू एक्चुअली फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज JGA, जक्साग्लोमेरुलर apparatus, as you can clearly see. ठीक है, सो स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल मॉडिफाइड दे आर नोन एज जेजी सेल्स एंड क्यूबॉइडल सेल्स ऑफ डीसीटी which are very densely packed, they are called as macula densa, and together they form a structure which is called as juxtaglomerular apparatus. याद रखना ये जो जेजी सेल्स है ना एफरेंट आर्टेरियोल के बच्चे, दे सिक्रीट अ हार्मोन which is called as renin. ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू यू. ओके, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब आ जाओ बच्चे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में. 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में. वी हैव अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वी हैव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड देन वी हैव ट्यूबुलर सिक्रीशन. क्या क्या होते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आउट विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बच्चे अगर मैं बात करूँ तो हाउ डू यू गो अबाउट इट? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूजुअली जो इन्वॉल्व होता है ना, वो होता है अपने ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, मेजरली ये इन्वॉल्व होता है. तो क्या होता है अगर आप बात करो जैसे ग्लोमेरुलस की, अगर मैं एक स्पेसिफिक ब्लड वेसल ले लूँ, जैसे लेट्स से सिर्फ इतना पोर्शन ले लूँ, राइट, ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो. ये क्या है? ये रहा ग्लोमेरुलस एक कैपिलरी नेटवर्क ही तो है, और कैपिलरी में एक्चुअली जिस टाइप के एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. एंड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम, राइट. तो यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोथेलियम. ठीक है, ये अपना कप शेप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस कप शेप स्ट्रक्चर दैट यू सी, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल की जो अंदर वाली लेयर, द विस्ट्रल लेयर, उसमें जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं टू दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट, दीज आर पोडोसाइट्स. क्या होता है ये? सेल्स पोडोसाइट. ठीक है, तो ये जो तीनों होते हैं और इनके दोनों के बीच में ग्लोमेरुलस और एक्चुअली बोमेन्स कैप्सूल के बीच में जो सब्सटेंस होता है ना, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं. दिस इज द बेसमेंट, इट्स नॉन सेलुलर लेयर. ये जो सब्सटेंस प्रेजेंट है ना यहाँ पे इन बिटवीन दिस इज एक्चुअली द नॉन सेलुलर बेसमेंट. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को किसने बनाया? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट सब्सटेंस विच इज नॉन सेलुलर, और ये जो पोडोसाइट्स है अगेन विच इज टाइप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये तीनों की तीनों मिलकर बनाते हैं हमारी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन.
फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की थिकनेस बहुत कम होती है, याद रखना, ठीक है। अब आगे की बात अगर मैं बताऊँ तो आगे क्या होता है बच्चे, आगे होता है देखो, जैसे ही ब्लड पास करता है ना ग्लोमेरुलस के थ्रू, मान लो यहाँ से ब्लड आया 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 और ब्लड अल्टीमेटली पास करके यहाँ आएगा बोमेन्स कैप्सूल में छन के। एज ब्लड passes थ्रू द ग्लोमेरुलस फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल, देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर विच कॉजेज सम पार्ट ऑफ द ब्लड टू फिल्टर आउट। अब एक बात बताओ, जो ग्लोमेरुलस है ना, एक अगर मैं इन जनरल यहाँ बताऊँ तो अपने पास था एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो अल्टीमेटली ब्रेक कर जाता है इनटू दीज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, जो अपना ये है एफरेंट आर्टेरियोल, वो अल्टीमेटली ब्रेक कर जाता है इनटू दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ब्लड वेसल्स विच आर कॉल्ड एज व्हाट, कैपिलरीज, राइट। यही तो अल्टीमेटली ब्रेक कर जाता है इनटू दीज फाइन कैपिलरीज। अब एक बात बताओ, जब मैंने इतना ज़्यादा सरफेस एरिया डिक्रीज कर दिया तो मेरा प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। ये तो हमें पता था प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मान लो मैंने एरिया डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाएगा ब्लड वेसल में। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर अच्छा खासा था, ठीक है। सडनली जैसे ही वो ब्रेक डाउन होती है इनटू ग्लोमेरुलस विच इज टफ ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के डायमीटर आप देख लो कितना ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे ब्लड अगर मान लो थोड़ी लो प्रेशर से आ रहा था, अब यहाँ पे डायमीटर इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया कि जो प्रेशर है ब्लड का, जो ब्लड अब इसमें आ रहा होगा उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, एंड ओइंग टू दैट इंक्रीज प्रेशर जो ब्लड है वो छन जाता है। द ब्लड एक्चुअली फिल्टर्स, the blood actually gets filtered, so only some portion of the blood gets filtered out of it, only the plasma part, जो proteins और actually cells होते हैं ना वो filter out नहीं होते। I hope this makes perfect sense. So far so good. All right, proceeding further. Just a moment. Okay. इतना समझ में आया ना बच्चे, ठीक है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से तो हमने समझ लिया। अब बेसिकली जो भी छन के बोमेन्स कैप्सूल में आया वो तो फिल्ट्रेट, ठीक है। द फिल्टर्ड पार्ट ऑफ इट, द फिल्टर्ड पार्ट ऑफ एक्चुअली द ब्लड इज नोन एज द फिल्ट्रेट, राइट। अब एक डेटा जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है दैट यू मस्ट रिमेंबर इज दैट ओनली अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड इज पम्प बाय द हार्ट, ओनली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प बाय द हार्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1100 से 1200 ml जो होता है, इट्स कम्स फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब समझना, हार्ट हमारा ऑन एन एवरेज, इन केस पीपल हु हैव फॉरगॉटन, ये हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पिछली वीडियो में ही किया था, ठीक है, जहाँ पे मैंने बताया था कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट इज बेसिकली, कार्डियक आउटपुट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प बाय द हार्ट इन 1 मिनट, ठीक है। सो पर मिनट जो होता है हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 5040 ml, ठीक है, जिसको लगभग मैं 500 ml मान लेती हूँ, 5000 ml मान लेती हूँ, ठीक है। अब इसका 1/5 अगर मैं करूँगी, 1/5 ऑफ 5000 अगर मैं करूँगी तो मेरे पास क्या आया, 1000 आया। तो 1000 पर अगेन एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी को 1100 से 1200 की रेंज लेके चल लेती है, ठीक है। लगभग 1/5 एनसीईआरटी के हिसाब से 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो आप इस ब्लड का 5000 ml जो ब्लड बना है इसका एक 1/5, राइट, 1/5 पोर्शन जो है 1100 से 1200 ml ब्लड जो है वो छनने के लिए आता है। छनता कितना है, डिफरेंट थिंग, मैंने बोला छनने के लिए आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट ट्रैप्ड हियर बिकॉज दिस इज अ कंफ्यूजिंग पार्ट, ठीक है। 1/5 ऑफ द ब्लड कम्स फॉर द पर्पस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एनसीईआरटी में दे रखा है अंडरगोज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट्स रॉन्ग। अंडरगोज से बच्चे, वो मैंने बोला ना कहीं कहीं एनसीईआरटी में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उससे अगर आप सेंस निकालने बैठोगे, दे आर एक्चुअली मेकिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेंस। और याद रखना 5000 ml ब्लड होता है, उसमें से 1/5 यानी 1100 से 1200 ml जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए आता है, जिसमें से कितना क्षमता है एक्चुअली पर मिनट, हाउ मच ब्लड एक्चुअली गेट्स फिल्टर्ड पर मिनट, ओनली 125 ml, ओनली 125 ml गेट्स फिल्टर्ड पर मिनट। तो उस 1100 से 1200 ml में भी वो 1100 से जो 1200 ml आया उसमें से वो पूरे का पूरा 1100 से 1200 ml नहीं छन जाता है, सिर्फ 125 ml छनता है पर मिनट, ठीक है। और वो पार्ट ऑफ द ब्लड जो छनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, टू बी मोर प्रिसाइज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। तो याद रखना ओनली द प्लाज्मा पार्ट गेट्स फिल्टर्ड, दैट्स फर्स्ट थिंग। और GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, बेसिकली द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर यूनिट टाइम पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बन रहा है, ठीक है, विच इज़ 125 ml। तो याद रखना 1100 से 1200 भले ही आया लेकिन उसमें से छना कितना बचा, सिर्फ 125 ml पर मिनट, विच अप्रॉक्सीमेट्स टू 120, विच अप्रॉक्सीमेट्स टू 180 लीटर पर डे। लेकिन क्या आप एक्चुअली में 180 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हो पर डे। 125 ml का अगर हम एवरेज लगाएं एंड वी एक्सटेंड इट टू द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मिनट्स इन अ डे, तो आप देखो कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, राइट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में अपने पास कितने हो गए, यू मस्ट डू द मैथ्स योरसेल्फ, राइट। अगर आप देखोगे तो इट अप्रॉक्सीमेटली एवरेजेस आउट टू 180 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे, 180 लीटर्स ऑफ GFR पर डे। बट क्या हम 180 लीटर यूरिन एक्सीड आउट करते हैं, आई मीन दैट्स नॉट इवन फैथमेबल, राइट। अगर आप सोचो तो मतलब हम सिर्फ मैक्स टू मैक्स 1 to 1.5 मैक्सिमम, इफ़ यू स्टे एक्सट्रीमली हाइड्रेटेड, मैक्स टू मैक्स 2 लीटर, वो भी 2 लीटर तो नहीं पहुंचता है। बट मैं बता रही हूँ, तो आप ये समझो 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है, लेकिन एक्सक्रीट आउट तो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हम सिर्फ 1.5 ही कर रहे हैं, मैक्सिमम टू 1, एनसीईआरटी 1.1 से 1.5 बोलते हैं, सो वी विल स्टिक टू द फैक्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। पर अगर आप देखो
तो लाइक 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तो हम एक्सक्रीट आउट कर नहीं रहे, तो वो कहाँ जा रहा है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस. वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सो मच वाटर, राइट. आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव देन. आवर सेल्स आर एक्चुअली 70 to 90% कॉम्पोजिशन ऑफ आवर सेल्स इज वाटर, राइट. वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सो मच वाटर. ठीक है, तो 99% लगभग रीअब्जॉर्ब हो जाता है. सो रीअब्जॉर्प्शन में कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे विच इज़ 180 liters, राइट. You are comparing the filtrate which is formed per day, which is 180 liters, with that of the urine which is released, which is 1.5 liters. तो लगभग आप सोचो 99% of the filtrate has to be reabsorbed or gets reabsorbed by the renal tubules. ठीक है, अब renal tubules को एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले अपने पास PCT आता है. PCT जो है इट इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर की बॉडी एपिथेलियम. अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये रहे पीसीटी के अगर आप सेल्स देखोगे तो पीसीटी में आपको क्या दिख रही है, ब्रश बॉर्डर की बॉडी एपिथेलियम दिख रही है. डीसीटी में अपने पास सिंपल की बॉडी एपिथेलियम होती है. पीसीटी की अगर बात करें तो पीसीटी में भी आप ब्रश बॉर्डर की बॉडी एपिथेलियम. अभी जो पीसीटी की ब्रश बॉर्डर की बॉडी एपिथेलियम है ये माइक्रो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बेसिकली माइक्रोवेव लाइक. ब्रश बॉर्डर मतलब क्या, जो बॉडी सेल्स की जो फ्री सर्फेस है उस पर है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विच इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन, राइट. सो या पीसीटी इज लाइन बाय ब्रश बॉर्डर की बॉडी एपिथेलियम. 70 से 80% ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट गेट्स रीअब्जॉर्ब इन द पीसीटी, राइट. तो लगभग कितना, अगर मान लो ये अपनी पीसीटी है, ये अपनी पीसीटी है, तो पीसीटी और यहाँ पे भी देखो अपना ये पोर्शन बना ना पीसीटी का. पीसीटी से लगभग 70 से 80% वाटर 70% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो पीसीटी से ही रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं. 70 to 80%. हमें 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब करना है, जिसमें 70 to 80% हैपन्स थ्रू द पीसीटी इटसेल्फ. तो पीसीटी के थ्रू आप क्लियरली बोल सकते हैं मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है. पीसीटी के बाद अगर मैं बात करूँ तो पीसीटी के बाद बच्चे वी हैव द लूप ऑफ हेनले. पीसीटी के बाद बच्चे व्हाट डू वी हैव द लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले की बात करूँ, अगेन लूप ऑफ हेनले के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं. वी हैव द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड देन वी हैव द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है ना, फर्दर आप देखोगे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. वी हैव थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ऊपर से ना थोड़ा सा रिलेटिवली थिक हो जाती है. देन वी हैव द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, अब ध्यान से समझते जाना क्या क्या होता है. अगर मैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की अगर बात करूँ, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की इन जनरल बात करूँ, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है बच्चा वो एक्चुअली लाइन होती है बाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. दिस इज जस्ट डेटा, इफ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन, अदरवाइज यू कैन कंप्लीटली स्किप इट. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है बच्चे इट्स लाइन बाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. पहले अगर मैं बात करूँ ये थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये भी लाइन होती है बाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एज वेल एज थिन लिम्ब ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले तो लाइन बाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. बट ये जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है ना, यहाँ पे होता है सिंपल की बॉडी एपिथेलियम. इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस यू कैन, अदरवाइज कंप्लीटली स्किप इट एंड मूव फॉरवर्ड. ठीक है, उसके अलावा बच्चे अगर मैं बात करूँ तो ये अब डेटा की तरह याद रखना है. जो थिन ये होती है अपनी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, ये अपनी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है बच्चे. दिस इज परमेएबल फॉर वाटर. क्लेन साइड में क्लियरली देख रखा है, दिस इज परमेएबल फॉर वाटर बट इट इज़ लीस्ट परमेएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट. इसके थ्रू एक्चुअली वाटर तो पास आउट हो जाएगा, इसके थ्रू आप वाटर तो एक्सक्रीट आउट कर सकते हो, वाटर को पास कर सकते हो. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जितने भी सॉल्ट्स वगैरह जितना भी सल्यूट है वो इसके थ्रू पास आउट नहीं हो सकता, राइट. सो ओनली जो लोअर जो हमारा ये है, आई एम सो सॉरी, और जो अपना ये है, माय गॉड व्हाट वी कॉल इट, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इट्स परमेएबल टू वाटर बट इट्स इम्परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है बच्चे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज एक्चुअली परमेएबल टू electrolytes but nearly impermeable to water. Ascending loop of Henle जो होता है it's actually permeable only to electrolytes not to water. तो एग्जैक्ट ऑपोजिट चल रहा है, यही होता है. अब अगर मैं बात करूँ कि पीसीटी के थ्रू एक्चुअली में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पीसीटी के थ्रू क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है. तो देखो यहाँ पे हमने बताया भी है, बट ओके एक बार हम कर लेते हैं इसी के थ्रू. पीसीटी के थ्रू देखो क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है. अगर मान लो ये मैंने पीसीटी का एक क्रॉस सेक्शन बनाया, तो दिस इज द पीसीटी लेट्स से. ठीक है, पीसीटी के थ्रू बच्चे क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है. तो पीसीटी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ब्रश बॉर्डर की बॉडी एपिथेलियम है ना, अगर आप देखो तो पीसीटी के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, सोडियम, ग्लूकोज, पोटेशियम, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट जो है बच्चे अब्जॉर्ब होगी इन द पीसीटी फॉर द फर्स्ट टाइम, अब्जॉर्ब होगी बाय द पीसीटी एंड रीअब्जॉर्ब होगी बाय डीसीटी. सो इट इज अब्जॉर्ब इन द पीसीटी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन इट गेट्स रीअब्जॉर्ब बाय डीसीटी, राइट. सो बाइकार्बोनेट, यूरिया, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी एक्चुअली, अब आप बोलोगे यूरिया तो एक्चुअली हार्मफुल है, बट अगेन कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया में रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है टू मेंटेन दी हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेडुलरी इंटेस्टिन. विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर. यूरिया, क्लोराइड, वाटर, ये सब कुछ एक्चुअली में रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है थ्रू द पीसीटी. ठीक है, पीसीटी हो गया हमारे पास. उसके बाद अगर हम लूप ऑफ हेनले भी हो गया, वो डन में लूप ऑफ हेनले की एक्चुअली मैं अगर फर्दर बात करूँ मैं, ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले में बच्चे हमारे पास क्या क्या है. लूप ऑफ हेनले में वी हैव डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. असेंडिंग लिम्ब जो है फर्दर डिवाइडेड है इनटू थिन एंड थिक पार्ट. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की जैसे मैंने बात की, इट्स परमेएबल फॉर वाटर बट नियरली इम्परमेएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट. तो डिसेंडिंग लिम्ब के थ्रू एक्चुअली वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा
ठीक है। एज द फिल्ट्रेट गोज डाउन 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 डाउन, अब आपने अगर एक चीज़ नोटिस की हो यहाँ पे, इसके अराउंड ये नंबर्स क्या दे रखे हैं, और इज 300 400 500 600, नॉट वेरी श्योर इफ यू कैन एक्चुअली सी दिस, बट मैं ना इसको एक काम करती हूँ, जूमिंग थोड़ा सा कर देती हूँ, तो दिस बिकम्स रिलेटिवली मोर क्लियर। आपको ये नंबरिंग तो ऑफकोर्स नजर आ रही होगी ना, यू गेट टू सी 300 400 600 800 1000, यहाँ पे 1200, क्या है ये है ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी बच्चे क्या होता है, एक तरीके से कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन। तो अब जैसे जैसे देखो बाहर वाला रीजन की अगर मैं बात करूँ, तो जो बाहर वाला रीजन है दैट इज़ द कॉर्टेक्स, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स से अब आप अंदर की तरफ आ रहे हो मेडुला में, ये है मेडुला वाला रीजन, और ये है इनर मोस्ट रीजन ऑफ द मेडुला, इनर मेडुला। तो आप जैसे जैसे कॉर्टेक्स से अंदर नीचे मेडुला की तरफ आते हैं ना, आप यू मूव डाउन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जो हमारी ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जाती है। ऑफकोर्स हमें पता है राइट, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है 300 से 400 से 500 से 600 से 1000 से 1200, राइट। एट द बेस एक्चुअली में सबसे इनर मोस्ट रीजन में ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, एट द बेस ऑफ द लूप ऑफ हेनले 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अभी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वैसे बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन दिस डिक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, दैट इंक्रीजेज, आई एम सो सॉरी, दैट इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। एंड ठीक है, अब देखो आप ध्यान से देखो तो इसके, और देखो ये रहा अपने लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बाहर की जितनी भी स्पेस है बच्चे, इसके बाहर की अगर आप जितनी भी एम्प्टी स्पेस देखोगे, जिसकी मैं मोमेंट, ये जितनी भी आपको एम्प्टी स्पेस नजर आ रही है ना, दिस एंटायर एम्प्टी स्पेस दैट यू सी, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये इंटरस्टिशियम है, ठीक है। इंटरस्टिशियम में एक्चुअली इस पूरे का पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड है, इंटरस्टिशियम में पूरे का पूरा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन्ड है, ये 300 से 400 से 600, ठीक है। और जैसे जैसे जो अपना फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, अभी भी हमने इसे यूरिन नहीं बोला है, जब कलेक्टिंग डक्ट में एंटर कर जाता है ना तब ये यूरिन कहलाता है। तो अब जैसे ही हमारे फिल्ट्रेट मूव करेगा लूप ऑफ हेनले के थ्रू, ठीक है, इसकी चाहे ऑस्मोलैरिटी कुछ भी हो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, बट जैसे जैसे नीचे नीचे मूव करता जाएगा ना, जो सराउंडिंग मीडियम की ऑस्मोलैरिटी, इसकी ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाती है सराउंडिंग मीडियम के, ठीक है। अब ध्यान से समझो आगे की बात। अब देखो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ से मेरा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब जैसे जैसे वो जो एक्चुअली में वो फिल्ट्रेट ऐसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पास होगा, आप देखते जा रहे हो जो कॉन्सेंट्रेशन है इन द सराउंडिंग मीडियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जो ऑस्मोलैरिटी है वो तो बढ़ती जा रही है। तो मैंने क्या बोलता, फिल्ट्रेट शुड हैव द एग्जैक्ट सेम ऑस्मोलैरिटी एज द सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। तो आप इसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कैसे करोगे, मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोलैरिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन के। अब आप कहीं से सल्यूट तो ऐड नहीं करोगे, राइट। सल्यूट अगर आप ऐड कर देते, सल्यूट इंक्रीज करने से आप इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ा पाते हो, लेकिन आप सल्यूट कहाँ से ऐड करोगे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो, आप सॉल्वेंट एक्चुअली डिक्रीज कर सकते हो, और यही मैंने बताया था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है इट्स परमेबल टू वाटर। तो यहाँ से एक्चुअली वाटर रिमूव होता जाएगा, वाटर एक्चुअली में आप रिमूव करते जाओगे इनटू द इंटरस्टिशियम। तो जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी 300 से 400 से 500 से 600 से 800, 1000 और फिर अल्टीमेटली एट द बेस ऑफ द लूप ऑफ हेनले इट्स गोइंग टू बी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाता जाएगा, अब जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती जा रही है। अगेन ऑस्मोलैरिटी को दो करने, मतलब ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करने के हमारे पास दो तरीके थे। ऑस्मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन के। अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक्चुअली में ऑस्मोलैरिटी को मैं डिक्रीज़ कैसे करूँ, इंक्रीज़ तो मैंने कर लिया, मैं डिक्रीज़ कैसे करूँ। अब मैं क्या करूँ, या तो मैं वाटर ऐड करूँ तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, या फिर मैं सल्यूट रिमूव करूँ। मैं कोई चीज़ ऐड थोड़ी कर सकती हूँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो आया है वो तो आया है, अब मैं और पानी ऐड कहाँ से करूँ, वो तो नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, सल्यूट को डिक्रीज़ कर दूँगी, सल्यूट को रिमूव कर दूँगी। तो अब जितने इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो भी सल्यूट है ना, जैसे कि लेट्स से Na+Cl-, इस सल्यूट को रिमूव कर दूँगी तो ऑस्मोलैरिटी जो है वो एक्चुअली में डिक्रीज़ करती जाएगी एज वी मूव अबव। इनफैक्ट अगर आप देखो पता है कभी कभी DCT जैसे यहाँ तक तो 300 मिली ऑस्मोल हो जाती है, ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन DCT में तो कभी कभी पता है इतना ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो चुका होता है कि वो 200 मिली ऑस्मोल भी पहुँच जाती है, ठीक है। एकदम इतना सबको एकदम बिंदास समझ में आया, दैट वाज द होल पॉइंट, राइट। कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, यही होता है, राइट। चलो नाउ दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो एक चीज़ और, अब देखो जैसे जैसे सोल्यूशन एक्चुअली नीचे आता जा रहा है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जा रही है, तो हम बोल रहे हैं जो हमारा फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक होता जा रहा है। हाइपर मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, बट एज इट मूव्स थ्रू द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट इज़ बिकमिंग लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ऑस्मोलैरिटी घटती जा रही है, तो द सोल्यूशन वी से इज बिकमिंग हाइपोटोनिक। क्या होता जा रहा है, हाइपोटोनिक। आई नो बच्चे इस वाले पार्ट में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज यू नो इट विल नॉट मेक्स मच सेंस टू यू। सो याद रखो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एज द फिल्ट्रेट गोज डाउन, इट बिकम्स हाइपोटोनिक यानी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। बट फिर जैसे ही असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थ्रू फिल्ट्रेट ऊपर जाता है तो ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होती जाती है, तो एज द फिल्ट्रेट गोज अप इट बिकम्स लेस कॉन्सेंट्रेटेड यानी हाइपोटोनिक, लेस कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट, ठीक है।
वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट्स आर बीइंग रीअब्जॉर्ब। अभी आ गया। अब नेक्स्ट आ जाती है अपने पास कंडीशन बच्चे DCT। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के बाद अगला जो स्ट्रक्चर आता है वो है DCT। ये देखो हमने DCT बनाया भी है यहाँ पे। लेट मी यूज अ थिकर कलर, जीरा रेड से अपना DCT। अब बच्चे अगर मैं बात करूँ DCT की, राइट, तो DCT के थ्रू समथिंग कॉल्ड एज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है अंडर सर्टेन सिचुएशंस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन, जो आगे मैं बताऊंगी। ADH हो गया, अपने पास एल्डोस्टेरोन वगैरह हो गए, उसके थ्रू DCT से ना आप कई सारी चीज़ें और रीअब्जॉर्ब करा सकते हो। मैक्सिमम 70 से 80% अपना रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया? PCT में। बट बचा कुछ रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो DCT में भी तो होगा ना, उसको हम कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन में देखना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन, जैसे कि ADH हो गया विच इज एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड एज वासोप्रेसिन एंड एल्डोस्टेरोन। ठीक है, अब ये क्या होता है एक्चुअली में ADH की अगर मैं बात करूँ तो ADH के वजह अगर मैं बात करूँ तो ADH तो हम सबको पता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ADH इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन बट इट इज स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ADH जैसे रिलीज होगा ना वो एक्ट करेगा DCT पे, और DCT से सबसे पहले क्या रीअब्जॉर्ब कराएगा? DCT से एक्चुअली में जो ये है सोडियम है वो रीअब्जॉर्ब कराएगा। सॉरी जैसे ADH जो है एंटी डायूरेटिक, मतलब इट इज़ अगेंस्ट, एंटी मीन ऑपोजिट डायूरेसिस डाइल्यूट यूरिन, यानी बहुत सारा वाटर जो है ना वो यूरिन के थ्रू पास नहीं होने देगा। बहुत सारा वाटर यूरिन के थ्रू कैसे नहीं पास होने देगा? बाय रीअब्जॉर्बिंग वाटर ऑफ कोर्स। तो ADH जब एक्चुअली में एक्ट करता है ना DCT पे, दैट रीअब्जॉर्ब द लॉट ऑफ वाटर, इट काइंड ऑफ रीअब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ वाटर। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक है, ऐसे ही एल्डोस्टेरोन कैसे एक्ट करता है? एल्डोस्टेरोन किसका हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन इज द हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, इट्स द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इट्स अ हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। अब जब एल्डोस्टेरोन एक्चुअली में एक्ट करता है ना DCT पे, इसका वर्किंग मैकेनिज्म अलग है, ये डायरेक्टली वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं करता। ये ना एल्डोस्टेरोन, जैसे कि हमने बोला ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब करता है, नहीं सोडियम को, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा। अब ना ऐसे कहते हैं ना सल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट, सल्यूट ज़्यादा जाता है उसके पीछे पीछे सॉल्वेंट खिंचा चलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर एक फन एनालॉजी से समझाऊँ, आप देखो जब आप बहुत कुछ तीखा है हाथ से, आपने अलग से अंकल चिप्स खाए, ऑफ कोर्स नो पेड प्रमोशन गाइस बट आई एम जस्ट सेइंग, अंकल चिप्स खाए या फिर कोई भी तीखे जैसे ब्लू लेस खाए, उसके बाद सडनली यू फील सडनली आपका मुंह सूखने लगता है ना, तो आपको पानी पीने की जरूरत है क्योंकि आपने बहुत सॉल्टी चीज़ खाई है। सल्यूट के पीछे पीछे सॉल्वेंट ऑलरेडी जाना चाहता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एल्डोस्टेरोन के थ्रू सोडियम रीअब्जॉर्ब कराया, पानी इसके पीछे पीछे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। पानी रीअब्जॉर्ब हो गया तो आपने डायूरेसिस प्रिवेंट कर लिया, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो ADH याद रखना, ADH ऑल्सो एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट फॉर वाटर रीअब्जॉर्प्शन। जो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये DCT के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट पे भी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द DCT एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ADH से जो हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, जो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, वो DCT के साथ साथ कलेक्टिंग डक्ट पे भी एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट से भी एक्चुअली में वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है। ठीक है, एंड ह्यूमंस में इनफैक्ट बताया जाता है, आगे भी आप पढ़ोगे, ह्यूमंस प्रोड्यूस नियरली 4 टाइम मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, अब आपने एक और डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, नॉट डायबिटीज़ मेलाइटिस, वो अलग होती है। दिस इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब बच्चे क्या होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, अब डायबिटीज़ इंसिपिडस बच्चे क्या होता है, ध्यान से इसको समझो कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है। यूजुअली क्या होता है ना, मैंने क्या बोला, ADH जो होगा, अगर मान लो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसे उसका नाम बोल रहा है, वो डाइल्यूट यूरिन को प्रिवेंट करेगा, तो वो ADH से बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्ब कराएगा, कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर रीअब्जॉर्ब कराएगा, और आप जब प्रोड्यूस करोगे वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करोगे एग्जैक्टली। लेकिन मान लो किसी कारणवश ADH की या तो डेफिशिएंसी हो गई बॉडी में, ADH सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इमेजिन इफ देयर इज नो ADH, इफ देयर इज नॉट इनफ ADH, ठीक है, देयर विल बी नो वाटर एब्जॉर्प्शन, देयर विल बी नो वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द DCT एज वेल एज कलेक्टिंग डक्ट। अगर इनफ ADH नहीं है बॉडी में तो आप DCT से भी इनफ वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करा पाओगे, कलेक्टिंग डक्ट से भी इनफ वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं करा पाओगे। और वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो क्या होगा, अगर आपने ट्यूब्यूल से वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कराया तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनती है। ठीक है, तो वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द यूरिन विच इज नोन एज डायूरेसिस, एंड एक्सेस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस का मतलब होता है टेस्टलेस यूरिन। ऑफ कोर्स नोबडी इज टेस्टेड द यूरिन दो, बट टेस्टलेस हम किस टर्म में बोलते हैं, इसमें सल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा पानी है, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। आई होप दिस इज कम्प्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। उसके अलावा DCT का एक और पॉइंट याद रखना, जो बाइकार्बोनेट है ना, दैट इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द DCT, अब्जॉर्ब फ्रॉम PCT, रीअब्जॉर्ब होते हैं, बाइकार्बोनेट्स की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, बाइकार्बोनेट्स जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं DCT से। ठीक है, अब मैं एक्चुअली बात करूँ, तीसरा जो प्रोसेस आ जाता है विच इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या आ जाता है, थर्ड और फाइनल स्टेप बच्चे, ट्यूबुलर सिक्रीशन। व्हाट डू वी हैव नाउ, वी हैव ट्यूबुलर सिक्रीशन।
ट्यूबुलर सिक्रीशन की अगर मैं बात करूँ, ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है बच्चे एक एक्टिव प्रोसेस है. व्हाट इज इट? इट्स एन एक्टिव प्रोसेस. ठीक है, इसका रोल है टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस. तो ऐसा ही नहीं हम चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, हम जो कुछ चीज़ें हैं वो एक्चुअली में सिक्रीट भी कर रहे हैं अपने इनसे रीनल ट्यूब्यूल्स में, है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू. तो क्या क्या सिक्रीट करते हैं? फॉर एग्जांपल मान लो ये पीसीटी है, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और उसके अलावा ये डीसीटी एंड देन दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, लेट्स से इर्द गिर्द हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, अरे यार यहाँ पे दूसरा कलर लेना था मुझे. फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अराउंड जो पूरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है उसके थ्रू हम कुछ चीज़ें सिक्रीट भी कर रहे हैं. तो जैसे पीसीटी में हम क्या सिक्रीट करते हैं? हाइड्रोजन आयन प्लस अमोनिया. ठीक है, पीसीडी में हम क्या सिक्रीट कर रहे हैं? यहाँ हम रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, हम सिक्रीट कर रहे हैं H+ और अमोनिया. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हम हाइड्रोजन आयन और अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, वो सिक्रीट कर रहे हैं. डीसीडी में हम क्या एक्सक्रीट कर रहे हैं? डीसीडी में हम एक्चुअली सिक्रीट कर रहे हैं H+ यानी हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटाशियम. हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटाशियम. और जो अपनी कलेक्टिंग डक्ट है इसके अराउंड जो ब्लड वेसल्स होंगी उसके थ्रू हम कलेक्टिंग डक्ट में एक्चुअली क्या डंप कर रहे हैं, क्या सिक्रीट कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयंस एंड पोटाशियम आयंस. ठीक है, सो याद रखना, पीसीटी में हम सिक्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया, डीसीटी में हम सिक्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटाशियम, और कलेक्टिंग डक्ट में हाइड्रोजन आयंस एंड पोटाशियम. ये समझ में आ गया? अब आ जाओ पूरे का पूरा काउंटर करेंट मैकेनिज्म का, यू नो, कैसे एग्जैक्टली, यू नो, हाउ डू यू गो अबाउट इट. काउंटर करेंट मैकेनिज्म, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, सो नाउ बच्चे लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ काउंटर करेंट मैकेनिज्म एंड हाउ डू यू गो अबाउट. ठीक है, अब जैसे कि शब्द बोल रहा है काउंटर करंट, लेट मी जस्ट क्विकली हैव अ सिप ऑफ वाटर, लेट मी सी इफ आई हैव अ वाटर बॉटल अराउंड, जस्ट वन मोमेंट. I don't seem to find any water. Okay, so we'll continue and then I'll have water later. काउंटर का मतलब बच्चे क्या होता है? काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, एंड करंट मीन्स फ्लो, या करंट बिजली वाला करंट नहीं है, फ्लो की बात कर रहे हैं. ऑपोजिट फ्लो, किस चीज़ को ऑपोजिट फ्लो? अगर आप देखो, अगर अब मैं बात करूँ इसकी लूप ऑफ हेनले की, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. मैंने इनका नाम डिसेंडिंग और असेंडिंग इसलिए रखा है बिकॉज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के थ्रू जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसे असेंडिंग इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट. सो जो फ्लो है फिल्ट्रेट का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो फ्लो है इन बोथ द लिम्ब्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हेंस द नेम काउंटर करंट. नॉट जस्ट दैट, अगर मैं बात करूँ वासा रेक्टा की, तो ये अपनी होती है डिसेंडिंग वासा रेक्टा. ठीक है, और यहाँ से जो ब्लड आता है ये होती है असेंडिंग वासा रेक्टा. तो अगर मैं बात करूँ जो ब्लड का फ्लो है इन बोथ द लिम्ब्स ऑफ वासा रेक्टा, इवन दैट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द फ्लो ऑफ ब्लड in both the limbs of vasa recta, but even that is in opposite direction, right? Not just that, उसके अलावा अगर बात करो तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है असेंडिंग वासा रेक्टा. ठीक है, तो अगर आप देखो जो फ्लो है फिल्ट्रेट का डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और उसके पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा में, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में. डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट नीचे की डायरेक्शन में, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ब्लड ऊपर की डायरेक्शन में. इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ इस वाले केस की, दूसरा केस यहाँ पे असेंडिंग वासा रेक्टा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ऊपर की डायरेक्शन में, डिसेंडिंग वासा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एक्चुअली जो फिल्ट्रेट है वो ऊपर की डायरेक्शन में, एज यू कैन क्लियरली सी, और उसके पैरेलल जो क्या है डिसेंडिंग वासा रेक्टा, उसमें ब्लड का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में, अगेन ऑपोजिट फ्लो. सो हेंस द नेम काउंटर करंट. अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोला? बिकॉज ये जो ऑपोजिट फ्लो है ना चीज़ों का, ये कहीं ना कहीं हमें मदद कर रहा है. इट इज़ प्रीटी मच हेल्पिंग अस इन प्रोड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. So mammals have the ability to produce concentrated urine. How concentrated urine? Nearly 4 times concentrated. हमारे पास जो फिल्ट्रेट आता है यहाँ पे, ठीक है, वो लगभग 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है, और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट से जो फिल्ट्रेट निकलता है ना, वो उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है. तो नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. आई होप दैट मेक्स सेंस. अभी एग्जैक्टली होता है कैसे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. अब देखो, ओइंग टू द क्लोज रॉक, अब तक सबसे पहले समझना क्या होता है. ये है अपनी डिसेंडिंग वासा रेक्टा, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये है अपनी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मैंने बताया था, इसके जो पैरेलल में अपना जो बगल में जो बाहर की पूरी स्पेस है विच इज़ द इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम में जो ऑस्मोलैरिटी होगी हमारे लूप ऑफ हेनले में वही ऑस्मोलैरिटी होगी. डाउन द जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, जैसे बाहर से हम कॉर्टेक्स से मेडुला में अंदर जाते आ रहे हैं, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है 300 से 400 से लेकर अल्टीमेटली इवन एकदम सबसे इनर मेडुला में 1200 हो जाती है, राइट. तो मुझे ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज़ करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सल्यूट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट के. तो मैं सॉल्वेंट को अगर घटा दूँ, ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दूंगी. और जैसे कि मैं बता, जो ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है परमेबल टू वाटर बट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ से वाटर रिमूव होता है, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, वाटर बाहर निकल जाता है इंटरस्टिशियम में. ठीक है, वाटर बाहर निकल जाता है इंटरस्टिशियम में.
और इंटरस्टिशियम से होता हुआ वाटर जाता कहाँ है, उसकी पैरेलल वासा रेक्टा जो होती है, विच इज असेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा है, तो ये वाटर इंटरस्टिशियम से होता हुआ कहाँ जाता है, असेंडिंग वासा रेक्टा में। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना, ये जो है अपना असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, अगर इसे अपनी ऑस्मोलाइटी डिक्रीज करनी है, ठीक है, यहाँ से हम 1200 से वापस ऊपर जा रहे हैं 300 की तरफ, तो यहाँ अगर ऑस्मोलाइटी डिक्रीज करनी है तो कैसे कर सकते हैं, ऑस्मोलाइटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, तो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दो, ऑस्मोलाइटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सल्यूट का अमाउंट डिक्रीज कर दो, तो NaCl इट इज़ परमेबल टू NaCl, इट इज़ परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हमारा ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इलेक्ट्रोलाइट्स निकालते हैं। दिस इलेक्ट्रोलाइट इंटरस्टिशियम के थ्रू ये उसकी पैरेलल वासा रेक्टा जो कि डिसेंडिंग वासा रेक्टा है उसमें एंटर कर जाता है। अब ध्यान से मेरी चीज़ सुनते जाना, व्हाई एम आई ट्राइंग टू से हियर। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही आपने देखा जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट वाज परमेबल टू वाटर, ये जो वाटर है कहाँ चला गया, असेंडिंग वासा रेक्टा, इसके पैरेलल असेंडिंग वासा रेक्टा थी। अब असेंडिंग वासा रेक्टा में इस वाटर को यहाँ भेज देती है। असेंडिंग ये जो अपनी असेंडिंग वासा रेक्टा है ना, ये इस वाटर को कहाँ भेज देती है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के पास। यहाँ पे देख जितना भी पानी आया, ध्यान से समझो, यहाँ पे जितना भी पानी आया इसमें, ठीक है, असेंडिंग वासा रेक्टा ने इस पानी को कहाँ भेज दिया, इस पानी को भेज दिया डिसेंडिंग वासा रेक्टा के पास। किसके पास भेज दिया, डिसेंडिंग वासा रेक्टा के पास। और डिसेंडिंग वासा रेक्टा क्या करता है पता है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा इस पानी को एक्सक्रीट आउट कर देता है मेडियलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, अब यहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है, दूसरे ऑपोजिट हो रहा है दूसरे केस में, विच इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले नहीं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने जैसे ही एक्चुअली में ये फिल्ट्रेट ऊपर जाता जा रहा है, ये NaCl एक्सक्रीट आउट कर रहा है। ये NaCl एंटर करता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, इसके पैरेलल डिसेंडिंग वासा रेक्टा है, और डिसेंडिंग वासा रेक्टा के थ्रू बच्चे ये NaCl हम किसको पास ऑन कर देते हैं, असेंडिंग वासा रेक्टा को, और असेंडिंग वासा रेक्टा अगेन इस NaCl को इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देती है। एंड दिस NaCl विच इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय असेंडिंग वासा रेक्टा, हमने भेजा था डिसेंडिंग वासा रेक्टा में। अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें, लूप ऑफ हेनले से मैंने NaCl निकाला, वो इंटरस्टिशियम के थ्रू होता हुआ उसकी पैरेलल वासा रेक्टा विच वाज डिसेंडिंग वासा रेक्टा उसमें गया। डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने इस NaCl को किसमें भेज दिया, असेंडिंग वासा रेक्टा में, और असेंडिंग वासा रेक्टा ने इसे इंटरस्टिशियम में भेज दिया। तो व्हाट इज रिटर्निंग NaCl टू द इंटरस्टिशियम, इट्स द असेंडिंग वासा रेक्टा। ठीक है, एंड दिस NaCl which has been reabsorbed from ascending vasa recta, this NaCl which has been reabsorbed, right, or has been excreted out from the ascending vasa recta is pretty much responsible for maintaining the high osmolarity of the interstitium. I hope that makes sense. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ से अपना जो फिल्ट्रेटर बन के गया ये होगा अपना DCT, और अल्टीमेटली यहाँ पे अपना आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से भी अगर मान लो ये 300 से 1200 में से जाना है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है। कैसे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज कराऊँ, सल्यूट सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दो, तो यहाँ से भी कई सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन के साथ बच्चे यूरिया इज ऑल्सो रीअब्जॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब ये जो यूरिया रीअब्जॉर्ब हुआ ना, इसका क्या काम है, अब ये यूरिया दो चीज़ करता है, ये यूरिया क्या कर रहा है, कुछ यूरिया जो है ना वो तो इंटरस्टिशियम में ही रह जाएगा, एंड विच इज व्हाट इज मेंटेनिंग दिस हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ 1200 मिली ऑस्मोल, राइट। So some amount of urea from the collecting duct gets retained in the interstitium and responsible for maintaining the high osmolarity. कुछ जो यूरिया होता है वापस ascending loop of हेनले के थ्रू अगेन DCT में जाता है, DCT से collecting duct, and that's how वाइस वर्सा यहाँ पे घूमते ही सर्कुलेट होता रहता है। यहाँ पे कुछ इंटरस्टिशियम में रिटेन रह जाता है, और कुछ वापस ascending loop of हेनले के थ्रू वापस collecting duct में आ जाता है, फिर वापस रिटेन हो जाता है। So this keeps happening in the form of a cycle. Okay. So what are the two solutes, if I may ask you, darling? I'm sorry, kids. If I may ask you, what are the two solutes which are responsible for this increasing osmolarity of the interstitium? The two substances are actually urea from the collecting duct. Some amount of this is retained in the interstitium, and NaCl from the ascending vasa recta. याद रखना, NaCl from the ascending vasa recta along with urea from the collecting duct is responsible for maintaining the high osmolarity of 1200 milliosmol in the interstitium. क्लियर है बच्चे, सबको समझ आया, सो फार सो गुड। ठीक है, नाउ वे डन विद अ मेजर चंक। अब बिल्कुल लास्ट के टॉपिक्स बचे हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन एंड ऑल ऑफ दैट। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन से फर्स्ट लेट मी गेट ऑन विद दिस एक्चुअली जो लास्ट वाले पार्ट है, एक्चुअली मैं ये करा देती हूँ। पहले मैं मिक्सचरेशन पे आऊँ, पहले मिक्सचरेशन एक्चुअली कंप्लीट करा देते हैं, मिक्सचरेशन और ये जो बेसिक पार्ट है, देन विल गेट ऑन विद दैट। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ मिक्सचरेशन की, बच्चे मिक्सचरेशन क्या होता है, मिक्सचरेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन। मिक्सचरेशन क्या होता है, मिक्सचरेशन होता है रिलीज करना है यूरिन को। अब देखो जैसे ना क्या, अब ये पूरा एक प्रोसेस है, दिस इज एक्चुअली अ पाथवे। अभी क्या होता है, कैसे हमें अर्ज फील होती है यूरिनेट करने की, तो क्या होता है कि हमारा ब्लैडर ना भरता जाता है। आपको यूरेटर्स से एक्चुअली में यूरिन बन के आ रही है ब्लैडर्स में, हमारा जो ब्लैडर है धीरे धीरे भरता जाता है। द ब्लैडर स्लोली गेट्स फिल्ड व्हेन द ब्लैडर इज ऑलमोस्ट हाफ फिल्ड,
तो ब्लैडर लगभग आधा भर जाता है। एज सुन एज द ब्लैडर गेट्स फिल्ड विद सम यूरिन, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ फिल जब हो जाता है लगभग, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ द ब्लैडर गेट एक्टिवेटेड, ठीक है, जिसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ना इसके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी सी इफ आई हैव अ बेटर कलर। यहाँ जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं ना बच्चे, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो यूरिनरी वॉल की, जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल पे होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन की मदद से सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, दे गेट एक्टिवेटेड। और सेंसरी न्यूरॉन वो होती है जो ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन लेके जाए। सो व्हाट हैपन बेसिकली, एज सून एज द ब्लैडर गेट्स फिल्ड द स्ट्रेच रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड एंड दे सिग्नल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है वो कैरी करती है सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जैसे ही सिग्नल गया, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन जो है वो दो जगह सिग्नल लेके आते हैं, एक तो डिट्रूसर मसल्स को दूसरा प्रेजेंट इन द यूरिन, और दूसरा स्फिंक्टर्स को, ठीक है। तो अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन लेके आया टू द ऑर्गन्स, इट इज द मोटर न्यूरॉन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल द डिट्रूसर स्मूथ मसल, एक तो ब्लैडर तक इन्फॉर्मेशन आई डिट्रूसर मसल्स को, ब्लैडर में जो डिट्रूसर मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्शन करा रही थी, डिट्रूजन करा रही थी, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल होता है कि जो डिट्रूसर मसल्स हैं ब्लैडर की वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। Central nervous system signals the detrusor smooth muscles of the bladder for its contraction, because detrusor that will cause detrusor मतलब होता है passing, ठीक है। अगर यहाँ की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो दैट विल कॉज डिट्रूजन और द पासिंग ऑफ यूरिन। और यहाँ पे मैंने बताया तो दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, इंटरनल स्फिंक्टर होता है। तो जो दूसरा सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, एक तो आया डिट्रूसर मसल्स के लिए, जो दूसरा सिग्नल आता है वो एक्चुअली में इन स्फिंक्टर्स के लिए आता है, सिग्नल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। और स्फिंक्टर्स ना एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्टेड ही होता है, बंद होते हैं। स्फिंक्टर्स ना कुछ इस तरीके से होते हैं, आई कुड शो इट टू यू, क्योंकि ये बच्चे अक्सर ना ये समझ नहीं पाते कि स्फिंक्टर्स कैसे। अब देखो यूजुअली अगर मैं बात करूँ तो स्फिंक्टर्स में वैसे क्या होता है, स्फिंक्टर्स कुछ इस तरीके से क्लोज से होता है अगर आप देखो, ताकि यूरिन ना निकल पाए। अब जैसे ही सिग्नल आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, स्फिंक्टर्स बंद थे तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अपनी मुट्ठी बंद करके देखो, मुट्ठी बंद करके देखो, और फिर धीरे धीरे मुट्ठी खोलो तो स्पेस बढ़ती जाएगी, नाउ यू कैन ईजिली पास ऑन द यूरिन। ये कुछ इस तरीके से थे, जैसे ही सिग्नल आया रिलैक्सेशन हो जाता है इनका। सो डिट्रूसर मसल्स आर बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड बट सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द स्फिंक्टर्स एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द मिक्सचरेशन ऑफ यूरिन, दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स। उसके अलावा ये जो यूरिन पास ऑन हुई बच्चे, इसकी अगर मैं बात करूँ तो 1 से 1.5 लीटर्स यूरिन पास ऑन होती है ऑन एन एवरेज, 1 to 1.5, 1 से क्या लिख दिया मैंने, 1 से 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन इज बीइंग पास पर डे। 25 से 30 ग्राम यूरिया, ठीक है, इसी यूरिन के थ्रू 25 से 30 ग्राम यूरिया इज बीइंग एलिमिनेटेड वाया यूरिन, 25 से 30 ग्राम यूरिया इज बीइंग एलिमिनेटेड। पीएच की अगर मैं बात करूँ, पीएच जो होता है स्लाइटली एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि याद है ट्यूबुलर सिक्रीशन के दौरान आप चाहे पीसीटी हो, चाहे फिर आपका ये हो डीसीटी हो, चाहे कलेक्टिंग डक्ट हो, सब में H+ आयन सिक्रीट कर रहे थे। H+ आयन्स क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, तो ओवरऑल जो नेचर होता है ना यूरिन का वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, 6, ओके, pH 6। जो यूरिन होती है स्लाइटली येलोइश इन कलर होती है, यूरोक्रोम, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ बाइल पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो यूरिन होती है तो स्लाइटली येलोइश इन कलर। उसके अलावा देखो यूजुअली यूरिन में ना एक्चुअली आप देखोगे सिर्फ पानी वगैरह ही होता है, थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वगैरह होते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी एंड ऑल ऑफ दैट, एक्स्ट्रा ये अपने नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह प्रेजेंट हो गए। यूजुअली आप देखोगे बाकी ग्लूकोज वगैरह हो गया, ब्लड हो गया, कीटोन बॉडीज हो गई, ये सब नहीं प्रेजेंट होता यूरिन में। अगर ये प्रेजेंट है विच मीन देयर इज सर्टेन अबनॉर्मैलिटी। इसमें से ऐसी 2 अबनॉर्मैलिटीज के बारे में दे रखा है, एक है ग्लाइकोसूरिया, एक है कीटोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया इज व्हेन देयर इज ग्लूकोज विच इज प्रेजेंट इन द यूरिन, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द यूरिन दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। एंड कीटोसूरिया कंडीशन होते हैं कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट इन द यूरिन। सो बच्चे व्हाट इज ग्लाइकोसूरिया? ग्लाइकोसूरिया होता है व्हेन ग्लाइकोसूरिया इज द कंडीशन जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है यूरिन में। ये एग्जैक्टली कब होती है? अब वैसे एक्चुअली बताऊँ तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बोथ दिस ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोसूरिया। So it's basically when cells are unable to use glucose, which happens in the case of diabetes mellitus. तो अब यूजुअली पता है क्या होता है, दीज आर पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। हम डिटेक्ट करते हैं ना, यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया बहुत कॉमन दिखता है। क्या होता है ये, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। मैं क्विकली एक जो कॉन्सेप्ट चार्ट था उसकी वजह से समझाती हूँ, तो मैंने एक्चुअली रफ में स्क्रिबल कर रखा है। देखो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, हम सबको पता है हमारे पास इंसुलिन होता है। इंसुलिन इज प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उसमें ना जो इंसुलिन होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। इट्स अ हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल में ये जो मैंने ग्रीन से बना रखे हैं ये हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है लेट्स से। तो ब्लड में अगर मुझे ग्लूकोज को कम करना है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कम कैसे करेगा? अगर मान लो ब्लड के अराउंड ये जो सेल्स हैं, ठीक है, वो सेल्स को बोलेगा
तुम ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज लो तो इट विल प्रमोट द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। जो है इंसुलिन जो है मतलब सेल्स को बोलेगा कि तुम ग्लूकोज को यूटिलाइज करो, ग्लूकोज को यूटिलाइज करो, उसका ब्रेक डाउन कराओ, एनर्जी बनाओ, ठीक है। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इंसुलिन डज, इट प्रमोट्स द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। बट आई एम सेइंग द कंडीशन वेयरइन लेट्स से देयर इज नो इंसुलिन इन द बॉडी, ड्यू टू व्हाटएवर रीजन देयर इज नॉट सफिशिएंट इंसुलिन, बीटा सेल्स इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या फिर इसके सेल्स में जो रिसेप्टर्स हैं, लेट्स से सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के वो काम नहीं कर रहे हैं, यू नो दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू लो लेवल्स। तो अब क्या होता है, तो अब क्या होगा, देर इज़ नो इंसुलिन इन द बॉडी। अब देर इज़ नो इंसुलिन, अब इंसुलिन नहीं है तो कोई ग्लूकोज को नहीं बोल रहा है कि जा, कोई सेल्स को नहीं बता रहा है कि एक्चुअली में ग्लूकोज का अपटेक कर लो, अपटेक कर लो। अब देर इज़ नो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द सेल। अब सेल्स अगर ग्लूकोज को ले ही नहीं रहे हैं तो ग्लूकोज एक्चुअली ब्लड में इकट्ठा हुए जा रहा है, बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जब हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी करते हैं ना पीसीटी के थ्रू, या फिर अपना लूपर हेनले या अपना डीसीटी के थ्रू, तो देयर इज ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विच कैन बी रीअब्जॉर्ब। ब्लड में भी तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, हर चीज़ की एक लिमिट है। ब्लड में ऐसा थोड़ी हम अनलिमिटेड ग्लूकोज स्टोर कर सकते हैं। तो क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, बट बिकॉज सेल्स बिल्कुल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं तो ब्लड में अभी भी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा हम रीअब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। तो बच्चे को जो ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, बच्चे को कुछ ग्लूकोज को हमें फिल्ट्रेट के थ्रू एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड में देयर इज ऑलरेडी हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोज एंड नाउ इससे ज़्यादा ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो अब जो बचा कुछ ग्लूकोज है दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड आउट बाय यूरिन, एंड दिस कंडीशन वेयरिंग यू सी ग्लूकोज इन द यूरिन दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोसूरिया। अब क्या होता है, देखो यूजुअली ग्लूकोज क्या कर रहा था, सेल्स वो यूजिंग ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करा रहे थे, CO2 H2O और ATP एनर्जी बन रही थी, राइट। बट अब मान लो बिकॉज इंसुलिन नहीं है तो देयर इज नोबडी टू गाइड द सेल्स टू अपटेक ग्लूकोज का अपटेक कराने वाला कोई नहीं है। अब ग्लूकोज नहीं है तो एनर्जी कैसे बनेगी सेल्स में, सेल्स को एनर्जी तो बनानी है नॉट टू परफॉर्म ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन। व्हाट डज द सेल डू देन, सेल स्विच करता है अपने सेकंड अल्टरनेटिव पे कि ग्लूकोज से कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो काम करता हूँ मैं फैट्स का ऑक्सीडेशन कर लेता हूँ, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो सेल स्टार्ट डूइंग बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। और जब फैट्स का ब्रेक डाउन होता है ना, तो फैट्स के ब्रेक डाउन में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हम कीटोन बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ बनते हैं। अब कीटोन बॉडीज़ भी एक लिमिट तक ही एक्चुअली बॉडी में रीअब्जॉर्ब होते हैं, वरना कीटोन बॉडीज़ का एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। सो कीटोन बॉडीज़ को यूजुअली हम फिल्ट्रेट के थ्रू एलिमिनेट आउट करते हैं बॉडी से। और जब हमें एक्चुअली यूरिन में कीटोन बॉडीज़ डिटेक्ट होंगे तो हमारा दिमाग ये कहना चाहिए कि हैं सेल्स में कीटोन बॉडीज़ बन क्यों रहे हैं। सेल में कीटोन बॉडीज़ बनता है जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट्स का, और फैट्स का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, अगर कार्बोहाइड्रेट है फैट्स का ऑक्सीडेशन तभी होगा व्हेन देयर इज नॉट सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट नहीं, सेल्स किसी न किसी कारणवश ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पा रहे। ग्लूकोज का अपटेक क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज दिस कंडीशन ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन व्हिच इज डायबिटीज मेलाइटिस का होल केस। I hope that makes perfect sense. I hope I was able to give you a decent explanation. All right then. ठीक है, now we come back to the topic of okay. अब what is the role of other glands in excretion? We'll come back to this part a little later. अभी इसके बाद आती हूँ मैं इस वाले पार्ट पे, इंक्रीज GFR डिक्रीज GFR के केस में क्या करना है, I'm gonna come back to it. Do not worry about it. ठीक है, अब मैं एक्चुअली में किसकी बात कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बाकी ऑर्गन्स का क्या क्या रोल होता है, जैसे लंग्स का क्या रोल है, लिवर का क्या रोल है, स्किन का क्या रोल है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ दीज ऑर्गन। जैसे लंग्स की वजह अगर मैं बात करूँ, लंग्स एक्चुअली एलिमिनेट्स 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मिनट अलॉन्ग विद सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। तो लंग्स के थ्रू जब हम एक्सहेल कर रहे हैं ना, लंग्स के थ्रू जब हम एक्सहेल आउट कर रहे हैं, फिर एक्सहेलेशन में हम 200 ml CO2 पर मिनट एक्सहेल आउट कर रहे हैं। CO2 इज ऑल्सो नॉट रियली ऑफ एनी यूज इन द बॉडी, इनफैक्ट एक्सेस एक्यूमुलेशन इज रादर हार्मफुल, राइट। तो CO2 किसी काम की तो है नहीं, तो उसको एलिमिनेट आउट करना ही बनता है सेंस। तो एक्सहेलेशन के थ्रू हम 200 ml CO2 per minute exhale out कर रहे हैं। So even lung is acting as an excretory organ, elimination of useless substances from the body. लिवर की बात करो, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, अगर वैसे देखा जाए तो लिवर एक्चुअली में लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स, वाइटामिन्स, ड्रग्स, बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन। सो लिवर क्या है, लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। वो किसके सब्सटेंस की एलिमिनेशन बात करें, ये देखो एक्चुअली बिल्कुल रटने वाला पार्ट है। सो देयर इज no other way, but you have to just keep the details in mind, right? You have to keep the factual points in mind कि liver actually में किस में मदद कर रहा है। It is helping in the elimination of cholesterol, degraded steroids, vitamins, drugs, और जो हमारे ये हैं bile pigments like bilirubin and biliverdin। फिर हमारी स्किन भी एक्चुअली में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट कर रही होती है। स्किन में हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम स्वीडोरिफिक ग्लैंड्स बोलते हैं, जिसके थ्रू हम क्या सिक्रीट करते हैं, स्वेट सिक्रीट करते हैं। और हमारे पसीने में क्या क्या होता है, पानी होता है, लैक्टिक एसिड होता है, NaCl होता है, and some amount of urea as well, ठीक है। So even our skin, because of the presence of sweat glands is acting as
एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, राइट, बिकॉज स्वेट एलिमिनेट आउट करते हैं हमारे जो ये स्किन के थ्रू हम स्वेट एलिमिनेट आउट कर रहे हैं, उस पसीने में सिर्फ पानी नहीं होता, लैक्टिक एसिड भी होता है, NaCl भी होता है, एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया, सो इट इज एक्टिंग एज ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। उसके अलावा सिबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, उनके थ्रू हम ऑयल या सीबम सिक्रीट करते हैं। देखा ना फेस आपने देखा होगा कभी कभी कितना तो ऑयल हो जाता है, ऑयली हो जाता है, स्किन कितनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, दैट्स ओइंग टू ऑयल ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। तो ये जो हमने उस ऑयल ग्लैंड, ये जो ऑयल या सीबम सिक्रीट कर रहे हैं, इस सीबम में क्या क्या होता है, सीबम में होता है वैक्स, स्टेरॉल्स एंड हाइड्रोकार्बन। सीबम ये जो ऑयल, ये जो आपके फेस पे रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है स्किन, ठीक है, देन यू हैव टू मे बी पुट ऑन लाइक वाइप से कोई वॉश कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, ईच टू देयर ओन। सो दीज आर अदर ऑर्गन विच प्ले अ मेजर रोल इन एक्सक्रीशन। और बिफोर वी डाइव इनटू द डिसऑर्डर, we will first actually discuss these things, how do you actually regulation of all these kidney functions. So regulation of kidney function occurs via three ways, via the hypothalamus, by JGA, which is juxtaglomerular apparatus, and last but not the least, which is ANF. So hypothalamus, juxtaglomerular apparatus, and by atrial natriuretic factor. Let's discuss each of these one by one. The last and final topic followed by disorders. अब मैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस की वजह से बात करूँ ना, तो किडनी का रेगुलेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस, दूसरा बाय JGA विच इज़ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, और तीसरा है विद द हेल्प ऑफ ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। अब क्या होता है, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑन और ऑफ दीज रिसेप्टर्स। अब देखना एग्जैक्टली हाउ डज इट टेक प्लेस। एक काम करते हो, लेट मी ओपन दिस एक्चुअल स्लाइड जहाँ पे नोट्स थे। देखो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस के मैं बेसिक समझाती हूँ, फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, एंड देन इवेंचुअली जब मैं बोलते हैं इंक्रीज GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा है, यानी मेरे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ज़्यादा है, तभी तो ज़्यादा, अगर ज़्यादा फिल्ट्रेट चलेगा तो GFR ज़्यादा होगा। लेकिन GFR ज़्यादा होगा कब, जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। जब मैं कह रही हूँ ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी ब्लड में मेजरली तो पानी ही है, यानी ब्लड में पानी ज़्यादा है, और बिकॉज ब्लड में पानी ज़्यादा है तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ओवरऑल प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, तो ओवरऑल ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, राइट। अब एक बात बताना, ब्लड में जब पानी ज़्यादा है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी मैंने आपको बताया था, ऑस्मोलैरिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी कम होगी, राइट, ऑस्मोलैरिटी कम होगी इन सेम वे, ठीक है। अब देखो डिक्रीज GFR का क्या मतलब है, व्हेन आई से डिक्रीज GFR, जब GFR कम है यानी बेसिकली ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है यानी ब्लड में पानी कम है, ब्लड में पानी कम है यानी ब्लड का वॉल्यूम कम है, और अगर मतलब ब्लड ही कम है, ब्लड का वॉल्यूम ही कम है, तो जितना ब्लड फ्लो कर रहा होगा ब्लड वेसल्स के थ्रू वो भी कम होगा, तो जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल वो भी कम है, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। और अगर मतलब ब्लड में पानी ही कम है यानी ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, बिकॉज ऑस्मोलैरिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन से, तो सॉल्वेंट कम है तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब 2 कंडीशन होती हैं, या तो GFR कम होगा या GFR ज़्यादा होगा, तो इसे ही रेगुलेट करना है। देखो कैसे रेगुलेट करते हैं। अगर मैं हाइपोथैलेमस के थ्रू रेगुलेशन बताऊँ तो हाइपोथैलेमस के थ्रू देखो रेगुलेशन कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल। ये रहा आपका हाइपोथैलेमस, दिस इज़ बेसिकली द इन्फेंटिबुलम, और ये जो नज़र आ रहा है आपको ये क्या है, पोस्टीरियर, ये आपकी पिट्यूटरी है बेसिकली। अब क्या होता है हमारे ब्रेन में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन ऑस्मो रिसेप्टर्स, एज यू कैन क्लियरली सी दैट वी हैव ट्राइड टू डिपिक्ट इन ब्लू हियर। कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं विच कैन डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर, ठीक है। देयर आर सर्टेन ऑस्मो रिसेप्टर्स, जैसे कि नाम बोला ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑस्मोलैरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो ये जो चेंज इन ब्लड वॉल्यूम है या ब्लड प्रेशर है इसे डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही उन्होंने ये चेंज डिटेक्ट किया कि बहुत ज़्यादा, मान लो लेट अस इमेजिन अ कंडीशन दैट से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया फ्लूइड का, लेट से दिस एक्सेसिव लॉस, तो बेसिकली हाइपोथैलेमस वाला ये जो रेगुलेशन है डिक्रीज GFR के केस में काम करता है। डिक्रीज GFR कब होगा, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कब कम होगा, जब ब्लड में पानी कम होगा। ब्लड में पानी कम कब होगा, जब बहुत ज़्यादा पानी लूज हो चुका है फ्रॉम द बॉडी। सो व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा यानी ब्लड में पानी कम है, यानी GFR कम है और ब्लड प्रेशर कम है, एंड बिकॉज ब्लड में पानी कम है तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। अभी चेंज इन ऑस्मोलैरिटी को कौन डिटेक्ट करेगा, ऑस्मो रिसेप्टर्स, एंड दे विल इन टर्न सिग्नल दी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे, कि भाई कुछ कर यार, मतलब ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, GFR कम है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ऑस्मो रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस को सिग्नल दिया, एंड दिस हाइपोथैलेमस इन टर्न विल सिग्नल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये जो हाइपोथैलेमस है इन टर्न किसको सिग्नल करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल करेगा। क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसका एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टोर होता है। अब ADH इज स्टोर इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वी आर ऑल अवेयर
ADH पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर है। अब क्या होगा, ADH रिलीज होगा। ADH को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक इज अगेंस्ट डायूरेसिस। डायूरेसिस होता है डाइल्यूट यूरिन। व्हेन आई से डाइल्यूट यूरिन मतलब यूरिन डाइल्यूट यानी यूरिन में पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तभी तो ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो हमें इस पानी को रीअब्जॉर्ब करना है, राइट। सो दिस ADH ऑपोजिट एक्ट करता है, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कराता है। इट इज अगेंस्ट डाइल्यूट यूरिन, एंटी डायूरेटिक, तभी तो नाम है। एक्ट्स ऑन द लैटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल के जो बाद वाले हिस्से हैं यानी DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब ब्लड में वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो ओवरऑल जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो GFR इंक्रीज़ हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आएगा फॉर द पर्पस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एंड दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। करेक्ट। अब आ जाओ बाई GGA और RAS। अब ये जो RAS मैकेनिज्म है ये बहुत एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। RAS मैकेनिज्म स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, राइट, JGA, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। अब ये भी डिक्रीज GFR के केस में काम करता है। बनाए से डिक्रीज GFR, इसका मतलब क्या है, ब्लड वॉल्यूम कम है, राइट, ब्लड वॉल्यूम कम है। ब्लड वॉल्यूम कब कम होता है, जब ब्लड में पानी कम है, यानी ब्लड का प्रेशर ओवरऑल जो ब्लड फ्लो कर रहा है थ्रू द आर्टरी उसका प्रेशर भी कम है। तब क्या है, जैसे एपरेंट आर्टीरियोल से जो एक्चुअली ब्लड आ रहा है उसकी वॉल्यूम कम है, ठीक है। अब मुझे इस ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो अब क्या होता है बेसिकली, हमारी किडनीज़ होती हैं, किडनीज़, ठीक है, किडनीज़ में होते हैं JG सेल्स। JG सेल्स एग्जैक्टली कहाँ होते हैं, हमारे जो एफरेंट आर्टीरियोल होते हैं, एफरेंट आर्टीरियोल जिस पॉइंट पे DCT से कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पे ना कुछ जो इसके स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो मॉडिफाई करके क्या बना लेते हैं, JG सेल्स बना लेते हैं। तो एफरेंट आर्टीरियोल में जो JG सेल्स प्रेजेंट है ना, दीज JG सेल्स सिक्रीट रेनिन। ये JG सेल्स अच्छे एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ओह माय गॉड सॉरी, ये जो JG सेल्स है ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं, इस हार्मोन को हम बोलते हैं रेनिन, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है रेनिन, ये क्या करता है, ये हार्मोन रेनिन जो है लिवर में एक कंपाउंड होता है, इसका हम एंजियोटेंसिनोजन बोलते हैं, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। सो दिस रेनिन विच इज सिक्रीटेड बाय द JG सेल्स कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट इन द लिवर टू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। और जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 बना, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है तो क्या है, ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है और इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन द एड्रीनल कॉर्टेक्स। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है ना, इसे वेसो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स, वेसो मतलब वेसल्स एंड कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो क्या है वेसो कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है ना, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कौन सी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बच्चों को लगता है एफरेंट आर्टीरियोल, नहीं, उल्टा इफरेंट आर्टीरियोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करेगा। देखो जब इफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रक्ट करेगा ना, इसका ओवरऑल डायमीटर छोटा हो जाएगा, तो ग्लोमेरुला से यहाँ से छन के जो भी ब्लड जाएगा और वो यहाँ से किस में जाता है, ग्लोमेरुला से इफरेंट आर्टीरियोल में जाता है, ठीक है। और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बहुत कम है, डायमीटर बहुत कम कर दिया तो बहुत धीरे धीरे ब्लड जा पाएगा यहाँ पर, यानी ज़्यादा समय तक ब्लड जो है ग्लोमेरुलस में रहेगा, और जितनी ज़्यादा देर तक ब्लड ग्लोमेरुलस में रहेगा उतना ज़्यादा फिल्टर होगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द GFR। अब देखो उसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है ना वो किस पे एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है एल्डोस्टेरॉन पे। एल्डोस्टेरॉन कैसे अब आएगा, अब देखो एंजियोटेंसिन 2 जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। एड्रीनल ग्लैंड, किडनी हार्ट्स हम बोलते हैं, किडनी हार्ट्स, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स, राइट। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का एक हार्मोन होता है कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सबसे बाहर वाली लेयर जो सेक्रीट करती है ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, ठीक है। तो इट्स एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, यानी मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये एक्ट करता है DCT पे, एक्ट्स ऑन DCT, और DCT सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी सोडियम आयन को रीअब्जॉर्ब कराता है। अब ब्लड का ये कहना है कि जहाँ जहाँ सल्यूट जाता है उसके पीछे पीछे सॉल्वेंट खिंचा चला आता है। तो अगर हमने सोडियम को लेसे रीअब्जॉर्ब कराया, सोडियम तो पानी अपने आप पीछे पीछे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। पानी अगर बहुत सारा रीअब्जॉर्ब हो गया विच मीन ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो GFR इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। समझे तो कैसे हुआ समझे ना। डिक्रीज GFR की कंडीशन में होता है JG सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं रेनिन नाम का एक हार्मोन। रेनिन जो होता है एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, जिसके कई सारे फंक्शन। एक तो वैसो कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, इफरेंट आर्टीरियल को कंस्ट्रक्ट कर देता है, सो दैट द ब्लड मूविंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस हियर मूव्स एट अ स्लोअर रेट
ज़्यादा समय तक ग्लोमेरुलस में ब्लड रहेगा तो ज़्यादा छनेगा, ठीक है। उसके अलावा दैट्स हाउ इट इंक्रीजेज द GFR। एंजियोटेंसिन और फिर क्या करता है, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स पे भी एक्ट करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कराता है। जो एल्डोस्टेरोन है वो DCT पे एक्ट करके वहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जैसे कि नाम बोल रहे हैं, मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और जितना सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा उसके पीछे पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड पानी रीअब्जॉर्ब हो गया यानी ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया एंड दैट्स हाउ GFR इंक्रीजेस। दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। और आखिरी अपना फैक्टर जो बचता है वो है ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या बचता है? ANF, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब इसको समझने की कोशिश करना ANF कैसे काम करता है। इट्स प्रोड्यूस बाय द वॉल्स ऑफ एट्रिया। एट्रिया की वॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, ना भी बोल रहे ना एट्रियल। एट्रियल आया कहाँ से? एट्रिया की वॉल से। हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं ना, 2 स्मॉलर अपर चेम्बर्स एंड 2 लोअर लार्जर चेम्बर। जो स्मॉलर अपर चेम्बर्स होते हैं ना एट्रिया बोलते हैं, और जो 2 लार्जर चेम्बर्स होते हैं नीचे लार्जर लोअर चेम्बर्स उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो ये एट्रिया की वॉल से प्रोड्यूस होता है ये फैक्टर। अब ये कब ऑपरेट करता है? ये इंक्रीज GFR के केस में ऑपरेट करता है। तो पिछले 2 डिक्रीज GFR के केस में ऑपरेट कर रहे थे, ये इंक्रीज GFR के केस में ऑपरेट करता है। अब एग्जैक्टली देखना, हाउ डज इट ऑपरेट, हाउ डज इट टेक प्लेस, ऑल ऑफ दैट ब्ला ब्ला ब्ला, लेट्स स्टडी, ठीक है। अब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है यानी ब्लड में पानी ज़्यादा है, ब्लड में पानी ज़्यादा है तो ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है यानी ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम है तो जो ब्लड छन्ने के लिए आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है, वो भी ज़्यादा होगा यानी GFR भी ज़्यादा है। तो GFR को कम करने के लिए एक्ट करता है, राइट। बेसिकली इट एक्ट्स अपॉन RAS। ये RAS को इनहिबिट करके रखता है, ये RAS को चेक करता है। RAS वाज द प्रीवियस मैकेनिज्म दैट वी स्टडीड। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, दिस इज RAS। ये RAS को कंट्रोल करता है, कंट्रोल चेक्स अपॉन RAS, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, ANF जो है एट्रियल नेट्रियूरेट इनहिबिट करता है RAS को इनहिबिट कर देता है, RAS को इनहिबिट करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ नहीं होने देता, ठीक है। RAS को इनहिबिट करके रखा और एल्डोस्टेरोन नहीं। अल्टीमेटली बिकॉज RAS क्या कर रहा है, RAS में आपने देखा रेनिन ने बेसिकली एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 2 एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ कराता है। बट ये तो इस सबको इनहिबिट करके रख रहा है। अब इनहिबिट करके रखिएगा तो एल्डोस्टेरोन ही नहीं है, कोई एल्डोस्टेरोन नहीं है तो यानी कोई मिनरलोकॉर्टिकॉइड नहीं है जो DCT पे एक्ट करेगा, कोई मिनरल रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसके पीछे कोई पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो यही होता है, देयर इज़ नो एल्डोस्टेरोन, देयर इज़ नो सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। कोई सोडियम कोई वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब कोई सोडियम और कोई वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या होगा? अब ये बिकॉज रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो ये एक्चुअली में क्या है, यूरिन के थ्रू फिल्टर आउट हो जाएंगे बॉडी से। तो हम यूजुअली देखते हैं इस केस में जो यूरिन होती है उसमें कई ज़्यादा सोडियम प्रेजेंट होता है। सोडियम का लैटिन नेम क्या होता है? नेट्रियम, राइट। तभी तो वहाँ से नाम आया नेट्रियम यानी सोडियम में यूरिन में सोडियम को रिलीज़ करा देगा। यूरिन में सोडियम का अमाउंट आपको दिखने लगेगा ओइंग टू ANF, राइट। सो सोडियम कम बिकॉज नो सोडियम इज बीइंग रीअब्जॉर्ब, सोडियम कम्स आउट वाया यूरिन, हेंस वी कॉल इट नेट्रियूरेटिक फैक्टर। अब बिकॉज कोई रीअब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं तो ओवरऑल जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, GFR डिक्रीज़ हो जाएगा। यही तो ये कराना चाहता था। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। फाइनली वी मूव ऑन टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ डिसऑर्डर्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। I think yeah we have okay, we have a few more these are disorders only which are left. Give me a moment, just a moment, okay. Alright, अब देखो disorders की अगर बच्चे में बात करूँ, so now that we're done with this aspect, right, we're done with all the other organs in excretion. lungs जो हैं 200 ml per minute CO2 रिलीज़ कर रहे हैं, liver largest gland है, it eliminates cholesterol, degrades steroids, vitamins, bile pigments like bilirubin, bilirubin. स्किन में स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट के थ्रू क्या रिमूव कर रहे हैं? वाटर और लैक्टिक एसिड, NaCl एंड सम अमाउंट ऑफ यूरिया। और सेबेशियस या ऑयल ग्लैंड जो हैं वो ऑयल या सीबम के थ्रू वैक्स, स्टेरॉइड्स एंड हाइड्रोकार्बन, ओके। अब डिसऑर्डर्स की जैसे कि मैंने बात की, डिसऑर्डर्स में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलस से रिलेटेड। सो व्हेन देयर इज इन्फ्लेमेशन इन द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस देखो, ग्लोमेरुलस कि बेसिकली क्या एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, उसके अलावा बेसमेंट सब्सटेंस, उसके अलावा ये जो पोरोसाइट्स हैं यही तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो एक बात बताओ, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन आ गई, नहीं ग्लोमेरुलस की वॉल में इन्फ्लेमेशन होगी तो ओवरऑल जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है सूज जाएगी। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन सूज गई तो सही से जो है फिल्ट्रेशन हो नहीं पाएगा इसके थ्रू, ठीक है। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नथिंग बट इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। रीनल कैल्कुलाई होता है बच्चा स्टोन, रीनल मतलब किडनी, so these are kidney stones basically. So insoluble mass of crystallized salts of oxalate, calcium oxalate in the kidney. calcium oxalate के कुछ calcium oxalate के salts इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे क्रिस्टल्स बना लेते हैं, पत्थर बना लेते हैं इन द किडनी, और वो डिजॉल्व नहीं होते थे, इनसोल्यूबल घुलते नहीं है वो, ठीक है। फिर उन्हें सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, राइट। तो दीज आर इंसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट्स फाउंड इन द किडनी। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट, जैसे मैंने बताया ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया,
क्या यूरीमिया इज प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन द ब्लड। अब ब्लड में यूजुअली यूरिया नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मान लो किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पा रही है, किडनी में कुछ दिक्कत आ गई है और किडनी सही से फिल्टर नहीं कर पा रही है यूरिया को, दे आर नॉट एबल टू फिल्टर आउट, तो कुछ यूरिया ब्लड में रह जाएगा एंड यूरिया इज हार्मफुल फॉर ब्लड, राइट। तो उस केस में हमें हीमोडायलिसिस परफॉर्म करना पड़ता है टू ट्रीट द पेशेंट इन सच केसेस। अब देखो एग्जैक्टली यू नो हाउ एग्जैक्टली हीमोडायलिसिस परफॉर्म, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। एक्चुअली में तो देखो मेरे पास एक्चुअल प्रोसीजर भी होगा, लेट मी शो यू द एक्चुअल प्रोसीजर इफ आई कैन फाइंड द इमेज, आई मस्ट हैव इट विद मी, जस्ट अ मोमेंट। तो ये देखो ये है एक्चुअली में ना हीमोडायलिसिस का जो पूरा सेटअप है, इट लुक्स समवट लाइक दिस इज़ अ पेशेंट, ठीक है, जिसकी एक्चुअली में देखो आर्टरी से ना ब्लड ड्रेन किया जाता है। अभी मैं एक्चुअल प्रोसीजर भी समझाऊंगी। इसकी जो रेडियल आर्टरी होती है उससे ब्लड ड्रेन किया जाता है और उस ब्लड को कहाँ ऐड किया जाता है, फिर उस ब्लड को हम एक डायलाइजिंग यूनिट में भेजते हैं, ये डायलाइजिंग यूनिट जो है इसमें भेजते हैं। अब यहीं पे क्या होता है, जब ब्लड बेसिकली पास हो रहा होता है, राइट, ब्लड को हम पास करते हैं पूरा, ये हिपारिन इन्फ्यूजन होता है, यानी बेसिकली एंटीकोगुलेंट ऐड कर रहे होते हैं, एंटीकोगुलेंट ऐड करके, हिपारिन द नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ताकि ब्लड कहीं जाके कोगुलेट यानी प्रेसिपिटेट या एकदम ऐसे इकट्ठा ना हो जाए ब्लड जाके, राइट। तो हम उसमें एक एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं हिपारिन, फिर उसे डायलाइजिंग सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं। ये जो आपको इसे राउंड राउंड नज़र आ रही होगी ना, ये क्या है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन है, ठीक है, पोरस होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। और ये जो साइड में नज़र आ रहा है पूरी की पूरी डायलाइजिंग यूनिट है, और ये जो येलो येलो कलर का नज़र आ रहा है इसमें सोल्यूशन भरा हुआ है, जिसकी जो कॉम्पोजिशन होती है एग्जैक्टली सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। अब ये क्या होता है, सेलोफेन मेम्ब्रेन है, कुछ ऐसी दिख रही है, मान लो दिस इज द सेलोफेन मेम्ब्रेन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के बाहर ये जो हमने भरा हुआ है फ्लूइड, ठीक है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, मैंने क्या बोला, इसकी कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली सिमिलर है ब्लड प्लाज्मा से। द कॉम्पोजिशन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ यूरिया। यानी यहाँ से जो ब्लड आ रहा है ना अपना, इससे आर्टरी से जो हमने ब्लड एक्सट्रैक्ट किया, ये जो ब्लड आ रहा है इसकी और बाहर वाले फ्लूइड की जो कॉम्पोजिशन है बिल्कुल सेम है एक्सेप्ट फॉर यूरिया। और हम यहाँ पे ना पूरा ऑस्मोसिस वाला लॉजिक लगा रहे हैं कि देखो बाहर यूरिया है नहीं, अंदर जो ब्लड है उसमें यूरिया है, बाकी तो कॉम्पोजिशन एज इट इज सेम है। और ये देखो ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है ना, ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। सो कोई भी चीज़ है ना विल मूव नेचुरली फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस बोलते हैं, राइट, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। एंड दिस इज द होल मैकेनिज्म दैट टेक्स प्लेस। यहाँ से सारे का सारा यूरिया जो है ऑटोमेटिकली डायलाइजिंग सोल्यूशन में आ जाएगा, फिर इसके थ्रू जो ब्लड आया, ब्लड में कोई यूरिया नहीं है, नाउ दिस ब्लड, ठीक है, और ये जो ब्लड है इसे हमने कलेक्ट किया, ठीक है, इस ब्लड को हमने कलेक्ट किया और इस ब्लड को हम क्या करेंगे, वापस से किसमें पंप कर देंगे, बैक इनटू द पर्सन्स बॉडी थ्रू द रेडियल वेन। ऐसा ये लॉजिक चलता है पूरा इसके पीछे, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू लाइक एग्जैक्टली हाउ यू गो अहेड विद दिस। देखो, और सबसे पहले क्या हो रहा होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्लड को लेते हैं फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी थ्रू अ कन्वीनियंट आर्टरी। ब्लड को निकाला आपने यहाँ से, एक रेडियल आर्टरी जो यहाँ पे होती है ना नीचे लोअर आर्म पे, रेडियल आर्टरी के थ्रू आपने ब्लड निकाला। उस ब्लड में आप एंटीकोगुलेंट ऐड करते हो जो कि है हेपारिन, ठीक है, ताकि ब्लड कोगुलेट ना हो जाए। और इस ब्लड को फिर आप पास करोगे सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू, जो पिंक यहाँ पे ब्लू कलर से हमने दिखाई, ब्लड को आप पास करोगे सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सेलोफेन मेम्ब्रेन के अराउंड जो सोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग सोल्यूशन, जिसका कॉम्पोजिशन जो होता है एक्जैक्टली सिमिलर होता है टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजीनस वेस्ट लाइक यूरिया, ठीक है। विच इज़ वाई यूरिया जो होता है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नेचुरली मूव कर जाता है थ्रू द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन। और अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा है ना, सारा यूरिया तो डायलाइजिंग सोल्यूशन में पास ऑन हो गया। अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है इसमें यूरिया नहीं है, राइट, दिस इज यूरिया इज क्लीन फ्रॉम द ब्लड एंड नाउ दिस ब्लड इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर। इस ब्लड को बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में कोगुलेंट, अभी एंटी कोगुलेंट ऐड किया था, कोगुलेंट ऐड करना, क्योंकि बॉडी में कोगुलेट तो कराना पड़ेगा ना कहीं जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्लड को कोगुलेट करना पड़ता है, ठीक है। सो इट नाउ वी ब्रॉट द ब्लड टू बॉडी टेम्परेचर, उसमें कोगुलेंट ऐड करेंगे एंड देन वी रिटर्न इट बैक टू द बॉडी वाया रेडियल वेन एंड दिस इज प्रीटी मच हाउ इट टेक्स प्लेस। अब आप बोलोगे मैम बगल वाले सोल्यूशन में तो कॉन्स्टेंटली हम यूरिया रिलीज़ किए करते जा रहे हैं, तो इसकी कॉम्पोजिशन तो चेंज हो जानी चाहिए, बट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक एंड से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन कॉन्स्टेंटली ऐड कर रहे हैं और जो दूसरा एंड है उससे ये जो यूज्ड अप डायलाइजिंग सोल्यूशन है इसे कॉन्स्टेंटली रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। फिर बचता इसका आखिरी टॉपिक विच इज़ एक्यूट रीनल फेलियर, इसको हम किडनी फेलियर भी बोलते हैं, जो किडनी काम करना ही बंद कर दे। अब किडनी ने काम करना ही बंद कर दिया है, यानी किडनी काम ही नहीं कर रही है। देखो वन किडनी इज इनफ फॉर सर्वाइवल, ठीक है, लेकिन मान लो किडनी प्रॉपर्ली दोनों ही काम नहीं कर पा रही हैं, तो उस केस में फिर क्या है, ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली सोल्यूशन। ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, यानी आपको एक सूटेबल डोनर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप ऑर्गन ले सको। लेकिन उसके भी क्राइटेरिया होते हैं, ब्लड ग्रुप मैच होता है, सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता,
ब्लड ग्रुप तो मैच होनी चाहिए। उसके अलावा MHC मैचिंग भी होती है, विच इज़ नेचर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं ना, ठीक है। सबसे पहले तो एक सूटेबल डोनर फाइंड किया जाएगा जिसके साथ मैक्सिमम टिश्यू मैचिंग हो। ब्लड ग्रुप मैचिंग इज ऑल्सो डन, ऑल ऑफ दिस इज डन, ठीक है। ये सब किया जाता है ताकि हम जिसका ऑर्गन ले रहे हैं अपनी बॉडी में, अगर मान लो हमारी MHC के साथ ज़्यादा मैच करते हैं तो हमारी बॉडी से एज अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म रिकग्नाइज नहीं कर पाएगी और कम रिटेलिएट करेगी उसके अगेंस्ट। उसके अलावा भी डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट मैक्सिमम टिश्यू मैचिंग करा लो, सब करा लो, उसके बाद भी पेशेंट्स हैव टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल थ्रू आउट देयर लाइफ टू प्रिवेंट अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। तो ऑफन टू स्टॉप द अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं लाइक कॉर्टिसोल, ठीक है। एंड विद दैट वी आर डन विद दिस चैप्टर एंड नाउ वी फाइंड, ठीक है। बिफोर वी रैप इट अप, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था नीट UG का। आई पर्सनली लव दिस क्वेश्चन। आई थिंक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेड अ मिस्टेक, पीपल स्पेशली हु डू नॉट look at the diagram and completely tend to skip them. This was a very very interesting question, the aha moment of excretory products and elimination. बहुत साल बाद से बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आया, which was this one, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज करेक्ट, ठीक है। अगर आप पहले वाले डायग्राम देखो तो पहले वाले ये है PCT, राइट। यहाँ पे PCT और यहाँ पे DCT है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो PCT का देखो ये जो हो रहा है ना, जब मैं अब इसको समझना पड़े, समझना ही एक अपने आप में वो है, ठीक है। ये मान लो आपका है रीनल PCT प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी ट्यूबुलर सिक्रीशन, मेरे को जो ब्लड से जो भी सिक्रीट करना है वो मैं ट्यूब्यूल्स में कर रही हूँ, ठीक है। और ये जो है ये हो रहा है ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन, जो ऊपर की तरफ है ये है ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन। तो ये सीखना भी ज़रूरी है, ये ऊपर वाला है रीअब्जॉर्प्शन और ये है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ध्यान रखना, ठीक है। अब एग्जैक्टली देखो पहले वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो बाइकार्बोनेट्स अब्जॉर्ब होते हैं, NaCl रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। ऑल ऑफ दिस इज ट्रू, मैक्सिमम 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब थ्रू PCT। और जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबुलस के थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन में डंप क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन आर बीइंग डंप, अमोनिया इज बीइंग डंप, हाइड्रोजन आयन अमोनिया डंप होता है, ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। यहाँ पे NaCl और हाइड्रोजन आयन को ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू सिक्रीट किया जाता नहीं, NaCl को सिक्रीट नहीं किया जाता है। DCT के थ्रू एक्चुअली में हाइड्रोजन आयन्स, पोटेशियम आयन्स एंड अमोनिया इज बीइंग सिक्रीटेड, नॉट NaCl, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे लग रही है, देखो मुझे यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन सिक्रीट किए जाते हैं, वाटर को सिक्रीट किया जाता है नहीं, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो पोटेशियम आयन्स को सिक्रीट किया जाएगा पर वाटर को ट्यूबुलर DCT के थ्रू सिक्रीट नहीं किया जाता बल्कि रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयन्स को सिक्रीट किया जाएगा, वाटर को सिक्रीट किया जाएगा, गलत है। पोटेशियम को सिक्रीट किया जाएगा, हाइड्रोजन आयन्स को सिक्रीट किया जाएगा, सही है, बट ये गलत है। तो PCT के चक्कर में ऑप्शन गलत हो गया। B की बात करो तो यहाँ पे PCT में हाइड्रोजन आयन्स को सिक्रीट किया जाएगा, अमोनिया को सिक्रीट किया जाएगा और DCT के थ्रू, ठीक है। और रीअब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा, बाइकार्बोनेट को, NaCl को, वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। DCT के थ्रू भी NaCl को, वाटर को, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। सिक्रीट कैसे किया जाएगा, पोटेशियम आयन्स को, हाइड्रोजन आयन्स को। ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है, विच इज़ वाई ऑप्शन नंबर D here becomes the correct answer, and with this we call it the end. Now we'll start with locomotion and movement in the next class of this chapter, and until we meet again, same place, same time, this is your educator signing off. Sayonara.